नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारी खबरें हमारे पास। राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, इसके अलावा ये बात आई कहां से, प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने कैसे कमर कसी, उत्तर प्रदेश के अंदर दो अभियान लॉन्च किए गए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने बंगाल में एक बार फिर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 70 पार कर गई थी, इस बार 50 पार नहीं करेगी। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस बीच ये हुई है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसको राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो कानून बनाएंगे, पूर्व डेट से बनवाएंगे और ये इम्यूनिटी खत्म करेंगे और सबकी जांच कराएंगे, इस वक्त जितनी मनमानी करनी है कर लो। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। यूपी में डिमोलिशन पर क्या बोल रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि यही बीजेपी की हार का कारण बनेगा। बहुत सारी खबरें महाराष्ट्र से भी हमारे पास हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं जरा राहुल गांधी की खबर से। अचानक खबर ये तैरने लगी कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। अब आप सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी अगर हुई तो, लेकिन ये बात आई कहां से? ये बात कही कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने। अब इसमें क्या है आगे, तो हम अभी आप आगे जब बात होगी तो बताएंगे आपको, लेकिन ये बात चर्चा में तब आई जब इसमें उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सांसद, बाराबंकी से जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, इनका नाम है तनुज पूनिया। इन्होंने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर बिल्कुल साफ साफ बात कह दी। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि देखिए, राम मंदिर अभी बन रहा था, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था, अभी तो पूरा बना है ना। जब मोदी जी गए थे, सरसंघ चालक गए थे और उन्होंने वहां जाकर धर्म ध्वजा वहां पर फहराई थी, तो अब मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। अब ये वो राहुल गांधी हैं और ये वो कांग्रेस पार्टी है जब इसी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था और 2024 में, तो उसमें 22 जनवरी 2024 को, तो उसके लिए सबको आमंत्रित किया गया था, कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था, चिट्ठियां गई थी और वो ट्रस्ट की तरफ से चिट्ठियां गई थी और उस पर ये प्रतिक्रियाएं आई थी कि हम इस न्योते को ठुकरा रहे हैं, क्योंकि ये हम इसको एक धार्मिक आयोजन नहीं मानते हैं, ये तो बीजेपी संघ का, आरएसएस का एक आयोजन हो रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। राहुल गांधी तब से मंदिर नहीं गए और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, लेकिन वो राम मंदिर एक बार भी नहीं गए। तो अब अचानक उनको क्यों याद आ रही है, या ये क्यों बात कही गई कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे? अब चुनाव है एक साल में, ये बात तो ठीक है उत्तर प्रदेश में, तो क्या मतलब अब रामलला का आशीर्वाद जरूरी दिख रहा है उनको उत्तर प्रदेश में कुछ अपने दम पर खड़ा होने के लिए? तो अब ये बात किसने कही है, किन शब्दों में कही है, पहले ये जान लेना जरूरी है और फिर आपको इसके आगे की असल अंदर की बात बताएंगे। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज जो कंप्लीट हो गया है, तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। तो ये क्या कहा तनुज पूनिया, फिर बता दूं, बाराबंकी से सांसद हैं और इन्होंने क्या कहा अभी कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाता, धर्म ध्वजा का कार्यक्रम नहीं हो जाता, तब तक नहीं जाएंगे, जब एक बार सब काम हो जाएगा तब जाएंगे। मुझे तो नहीं याद कि राहुल गांधी ने कभी ऐसा कहा था और राहुल गांधी ने ऐसा कहा भी नहीं कभी। अब अगर तनुज पूनिया को कहा हो तो बिल्कुल कहा हो और इन्हीं से कहा हो तो कहा हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता को भी ये बात नहीं मालूम है। चलिए, इन्होंने ये बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, ऑफिशियल बात हो गई, सांसद बोल रहा है, छोटा आदमी भी नहीं बोल रहा है, तो यकीन करना चाहिए। लेकिन मत कीजिए यकीन, मत कीजिए यकीन, क्योंकि फिर हम जिस खबर को हमने कंफर्म किया कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी में उस व्यक्ति से कंफर्म किया जो कि एक जिम्मेदार पद पर है, सीनियर है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि रिपोर्टर की देखिए कुछ मर्यादाएं होती हैं, यहाँ विजय जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, समीर जी हैं, तीनों ने रिपोर्टिंग की है। तो अगर आपका जिससे आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं भाई ऑफ रिकॉर्ड, तो ऑफ रिकॉर्ड होता है, फिर आप नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं। मैं जानता हूं किससे बात हुई है, लेकिन नहीं बता सकते। ये एक रिपोर्टर की और उसके मेहमान के बीच की जो है एक मर्यादा होती है। साफ साफ बता दिया गया कि राहुल गांधी का राम मंदिर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। राहुल गांधी ने राम मंदिर जाने की बात नहीं कही है। तो तनुज पूनिया जी क्यों कह रहे हैं? उनकी मजबूरी यह होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल यह पूछ लिया गया होगा कि राम मंदिर क्यों नहीं जाते राहुल जी, या कभी जाएंगे भविष्य में कि नहीं जाएंगे, तो वो बोल बैठे कि राहुल जी मंदिर जाएंगे। और हमने कंफर्म किया तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने कहा उत्तर प्रदेश के कि राहुल जी का मंदिर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसमें आप समझिए कंफ्यूजन क्या है। जो लोकल है आदमी वहां का,
उसको ये मजबूरी समझ में आती है। ये बार बार पूछा जाएगा, क्या परहेज है भाई राम मंदिर में आपको जाने से? पूरी दुनिया आके चली गई, अब तो कई ऑपोजिशन के नेता आकर के चले गए, क्यों नहीं राहुल जी वहां पर जाते? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स क्यों नहीं जाते? तो इस बात का जवाब देना उनको मुश्किल होता है, तो उन्होंने अपने मन से एक बात कह दी। लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी की स्कीम ऑफ थिंग्स में राम मंदिर या रामलला के दर्शन ये फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। अब ये मजबूरी है या क्या है, ये त्रिपाठी जी हमको बता दें, या क्या है? ये वाला इशू भी है क्या यूपी में कि राहुल गांधी मंदिर जाए ना जाए राम जी के? नहीं, देखिए, मुद्दा तो है राम जी के देश में, राम जी के मंदिर। एक नेता कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए, और मुझे तुरंत उनका वो वाला बयान याद आ गया, वो ऐश्वर्या नाच रही थी, वो अमिताभ बच्चन था। ऐसे अपमानित करने वाले अंदाज में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो व्यक्ति देखता हो, अब तनुज पुनिया कैसे कह रहे हैं, ये पीएल पुनिया जी के बेटे हैं, बहुत जिसको कहें कि जो दूसरी वाली पीढ़ी जो कांग्रेस में आ गई है उसके नेता हैं और मेहनती व्यक्ति हैं। तनुज अपना मेहनत ठीक ठाक करते हैं, लेकिन अब उनको राहुल जी ने ये अगर कहा हो तब तो बड़ा अच्छा है भाई। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि पता कराया सूत्र से, तो मुझे भी ये जानकारी है कि राहुल गांधी कतई नहीं जाने वाले हैं। राहुल गांधी इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और वो एक वाला वर्ग है जो कहेगा कि भैया बाबरी हमारी याद रखेंगे 1000 साल तक। 1000 आजकल बड़ा आता है, ट्रंप ने भी कहा था 1000 साल, सोमनाथ के भी 1000 साल हो गए, तो 1000 बड़ा याद आता है कि 1000 वर्षों तक याद रखेंगे। तो वो कहां से जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम? और पता नहीं, हिंदू धर्म को समझना, मैं कल वो तो पे जो कह रहा था कि ये सिर्फ हिंदू होने का भाव है हिंदुत्व, वैसे ही हमारे यहां तो ये कहा जाता है ना भाई कि जहां देवता बस गए वहीं मंदिर हो गया। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब एक बार हो गई तो फिर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में कहीं ये इशू है कि मुझे जाना भी चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए? नहीं है, उनके में नहीं है। हाँ। लेकिन कांग्रेस को डर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर नहीं जाएंगे तो जो रहा सहा है वो साफ होगा। राहुल को लगता है कि अगर मुसलमान आ जाएंगे तो एक दिन कहेंगे एक जाति, एक दिन कहेंगे दूसरी जाति, एक दिन कहेंगे तीसरी जाति, कभी न कभी कोई टूटेगा। तो वो सोच रहे मुसलमान पक्का हो जाए, फिर उसके बाद बात कर लेंगे, कोई आएगा। पॉलिटिक्स में कोई जरूरी नहीं है, कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं। फिर ये क्या मजबूरी है कि कहना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो राहुल गांधी को पता, लेकिन क्यों ये इशू आया? क्योंकि 23 जनवरी को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस पे, वो जा रही है अयोध्या, जिसके चेयरमैन है राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 32 मेंबर हैं, और राहुल गांधी जी उसके मेंबर हैं। अच्छा, तो अब पहली बात तो यह है कि क्या राहुल गांधी जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के लिए अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ 2 प्रोग्राम हैं, एक अयोध्या में दर्शन के और एक डिफेंस कॉरिडोर जो भी अयोध्या और लखनऊ में जो बना है, ब्रह्मोस वाला और वो सारा, उसको दिखाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस पर है। तो ये चर्चा इसलिए आई होगी, और तनुज को भी यही इसीलिए जानकारी मिली होगी क्योंकि 23 जनवरी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वहां पहुंच रही है। लेकिन मुझे नहीं पता, जब आपने कहा है कि आपके सोर्स कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कार्यक्रम में ये कंफ्यूजन इसलिए आया होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट मैं बता देता हूं, मैं तो जो बातचीत हुई है मैंने तो पूछी ना, क्या कंफ्यूजन आपने बड़ा अच्छा किया ये बता दिया। अब देखिए, पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी की को जाना है, 30-31 सदस्य हैं, सब लोग जाएंगे वहां पर। अब आप सोचिए राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस हैं। राहुल गांधी या तो अयोध्या ही ना जाए, तब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि बाकी लोग अयोध्या गए और दर्शन भी किए, राहुल जी ने तो ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। या दूसरा ऑप्शन है राहुल जी अयोध्या जाएं, डिफेंस कॉरिडोर का तो मुआयना कर लें, और राम मंदिर ना जाएं, वो और खराब लगेगा। तो इस वक्त राहुल गांधी जी पशोपेश में बिल्कुल पूरी तरीके से होंगे, और कांग्रेस पार्टी होगी कि इस मुद्दे से कैसे जान छुड़ाएं। अब ये कार्यक्रम जिसने भी रखा, क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए रखा है? राहुल कंफ्यूजन में नहीं है भाई, कांग्रेस कंफ्यूजन में है। राहुल को नहीं जाना है। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिनसे बात हुई है उनसे तो ये बात हुई है कि ये सीधा सवाल हुआ कि तनुज पुनिया कह रहे हैं राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, आपकी जानकारी में है? उन्होंने कहा मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब वो व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में कि रिपोर्टर ने पूछा उनसे हमारी कि आपकी जानकारी में नहीं है तो नहीं जा रहे होंगे, तो उन्होंने कहा आप ये कह सकते हैं। अब इससे स्पष्ट उत्तर तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, तनुज पुनिया की बात कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ना वो कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता है, ना गांधी परिवार के इतने भरोसेमंद है, या कांग्रेस में ऐसी कोई उनके पास जिम्मेदारी कि वो राहुल गांधी को लेकर एक ऑथेंटिक वे में कह सके कि राहुल गांधी जाने वाले हैं। या तो केसी वेणुगोपाल कहते हैं या कोई बहुत करीबी आदमी कहता तो समझ में आता कि भाई हो सकता है, ठीक है। उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया होगा, उनको लग रहा है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है तो राहुल गांधी आएंगे, या उन्होंने संदेश देने की कोशिश की होगी कि भाई राहुल गांधी मेरा संदेश चले जाए।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2027 के चुनाव के पहले राम मंदिर जरूर जाएंगे, ये अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उसके पहले राहुल गांधी जरूर जाएंगे। कांग्रेस से कई लीडर्स होकर आए, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी अविनाश पांडे वो होकर आए, अजय राय राम मंदिर होकर आ चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेत राम मंदिर होकर आ चुके हैं, दिग्विजय सिंह जाकर मंदिर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका के बड़े नेता जो है DK शिव कुमार वो राम मंदिर होके आ गए। तो कांग्रेस के कई लोग राम मंदिर जाके आ चुके हैं। राहुल गांधी भी जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल अभी बंगाल का चुनाव है, अभी केरल का चुनाव है, दक्षिण के चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है। उन चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी किसी भी हालत में न बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, केरल के चुनाव को देखते हुए अभी राम मंदिर इन चुनाव के पहले किसी हालत में नहीं जाने वाले। मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता, सॉरी मैं आपको बताऊं, त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट का सवाल है। अरे जो मुसलमान वोटर उद्धव ठाकरे को वोट कर सकता है और अब क्या पता मनसे को वोट कर दे वो BMC के इलेक्शन में, तो वो राहुल गांधी मंदिर चले जाएंगे तो इसलिए कांग्रेस से छिटक जाएगा। बात समझ में नहीं आती है। एक लाइन दीजिएगा, 2007 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी घूम रहे थे और राहुल गांधी ने कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी नहीं टूटती। आप लोग संदर्भ ही नहीं देख रहे हैं। देख लिया, समझ गया। वो नहीं है मुसलमान अगर अखिलेश के साथ खड़ा रहेगा, हमें आपको वैसे लगता है ना कि अरे ये तो साथी हैं। जब तक राष्ट्रीय जनता दल रहेगी, जब तक समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को निपटाया ना, आप इसको समझिए ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये, उसके बिना लड़ ही नहीं पाएंगे। ये मतलब ये राम मंदिर का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर तो वो विरोध करके सब कुछ, अच्छा सोमनाथ नहीं जाने दिया तो कौन सा नेहरू जी का, नेहरू जी रहे ना इतने सालों तक प्रधानमंत्री। हिंदू तो ऐसे ही बढ़ता है ना भाई, कांग्रेस को ये पक्का है। आगे बढ़ते बढ़ते बात करते चलेंगे। प्रोफेसर साहब आ गए, सर बहुत स्वागत आपका भी। मैं राहुल गांधी हैं का ये तो बता दूं, फिर तो बात करें आगे। वियतनाम नहीं आ गए, लौट आए हैं। कल तमिलनाडु जा रहे हैं सर, आज ही का शायद है, ऊटी का प्रोग्राम है शायद आज कल का है। तो राहुल गांधी की विदेश यात्राएं चर्चा में रहती हैं। अब वो शायद नववर्ष के बाद से विदेश यात्रा पर थे और एक ट्रैवल ब्लॉगर ने एक वीडियो डाला है, ये वीडियो है वो वियतनाम से लौटते हुए। तो ये भी वियतनाम गए होंगे ब्लॉगर साहब और राहुल गांधी जी भी वहीं गए हुए थे, हमको जानकारी थी। तो हनोई एयरपोर्ट पर, वियतनाम की जो एयरपोर्ट वो है शहर, उसके एयरपोर्ट पर ये वीडियो उन्होंने बनाया है और अच्छा खासा ठीक ठाक उनका मेरी बातचीत भी हुई उनसे काफ़ी एयरपोर्ट के ऊपर। और ये वीडियो भी है साथ चलते चलते। फिर वो जो वो चलती है ना सर, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है एयरपोर्ट पे, उसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं, वो वाला वीडियो भी उन्होंने जो शेयर किया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो वहीं थे, वो लौट रहे थे। राहुल गांधी जी कुछ बोलते हुए उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये राहुल गांधी फिलहाल जो थे वो वहां पर थे। मेरी जानकारी के मुताबिक आज वो ऊटी जा रहे हैं। ये समझ से परे है कि वो महाराष्ट्र क्यों नहीं जा रहे। BMC का इलेक्शन है, 2 दिन के बाद वहां पर वोटिंग होनी है। अब तो खत्म हो गया, आज खत्म हो गया इलेक्शन, आज प्रचार ही खत्म हो जाएगा। आप कुछ है वो तो 2 दिन से आए हुए हैं सर भारत। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज मत याद दिलाइए उनको, आज खत्म हो गया। तो ये हैं, तो राहुल गांधी जी लेकिन लौट आए हैं। अब बात रही राम मंदिर की, उस पर आप बोल लीजिए। देखिए, आप लोग पता नहीं मेरी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी हम लोग लेंगे सर, लेंगे पूरी गंभीरता से लेंगे सर। राहुल गांधी भारत में जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूसुफ हैं काम कर रहे हैं, यूनुस, उसी भूमिका में आना काम कर रहे हैं और इसीलिए उनका चारों ओर दुनिया भर में भ्रमण भी हो रहा है। उनके सलाहकार भी उसी प्रकार के हैं, विदेशों के सलाहकार उन्हीं लोगों के साथ बैठ के करते हैं। इसलिए भारत में जब जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होती है वो यहाँ से बाहर निकले हुए रहते हैं। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी और उनके परिवार की हिंदुत्व में कोई आस्था है क्या? मैं साफ साफ कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो जो रिलीजियस लीनिएज होता है वो बाप के गोत्र से पुत्र तक जाता है या पुत्री तक जाता है और इस दृष्टि से किसी भी तरह से वो हिंदू नहीं है। तीसरी बात, वो क्यों हिंदू मंदिर जाते हैं, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। यदि पंडित नेहरू को ले लें तो पंडित नेहरू के किन शब्दों में हिंदुत्व के साथ कोई अगाध श्रद्धा हो, प्रेम हो या कोई ऐसा परिचय दिखे जिससे लगे कि हिंदू आस्थाओं के प्रति, हिंदू मंदिरों के प्रति वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते जरूर हैं, लेकिन जब उनका पत्र, पंडित नेहरू का पत्र यदि मुख्यमंत्रियों को देखें, सोमनाथ को लेकर के देखें, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के देखें, जब वहां के मुख्यमंत्री पंत को उन्होंने जो पत्र लिखा था, तो उनकी घृणा, मैं बार बार फिर इसे दोहरा रहा हूं और जोर देकर के कह रहा हूं,
एक प्रकार से उनकी अनास्था और घृणा झलकती है। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए सबसे बड़ी आधारशिला है जीत के लिए। और इसीलिए वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कल्टीवेट करके खड़ा किया, उसको उनकी सुपुत्री ने आगे बढ़ाई। उसके बाद हम ये क्यों भूल जाते हैं कि साहबानों के मामले पर एक धमकी पर सरिया के लिए राजीव गांधी लेट गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। ये आप कह रहे हैं वो सेम पॉलिटिकल फिलॉसफी फॉलो करते हैं? बिल्कुल, उनको पता है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब 77 का चुनाव हुआ था, जब जनता पार्टी बन करके आई थी, तो पहली बार भारत का मुसलमान कांग्रेस से अपने आप को हटाया था। ठीक है सर, क्योंकि इस देश में नसबंदी में उनको लगता था कि हमारा ही नसबंदी काटा गया है, बाकियों का नहीं हुआ है। अब ये चले, अब मैंने आपको बताया कि एक सीनियर लेवल से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि राहुल जी का अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है जाने का। अब दूसरी खबर, राहुल जी से आगे बढ़ते हुए प्रियंका जी की बात आपको मैं बताता हूं। बात उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उनका 54वां जन्मदिन था कल 12 तारीख को, और उनके जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बड़े जोर शोर पर जन्मदिन मनाया भी गया और लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। और इससे लेकर के गोरखपुर से गाजियाबाद तक सारे बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और 2 कैंपेन लॉन्च किए गए। खास तौर पर प्रियंका जी के जन्मदिन पर लॉन्च किए गए। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए डेट चुनी गई प्रियंका गांधी का जन्मदिन। वो 2 कैंपेन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? पहला तो है 100 दिन का आउटरीच प्रोग्राम कि 100 दिन लग के आप लोगों के बीच में जाइए, और दूसरा वहां के ओबीसी मोर्चा ने ये एक कैंपेन लॉन्च किया है, परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान। इसके अलावा जानकारी यह है कि 14 तारीख को एक सीतापुर में शायद एक बड़ी रैली भी होगी, उसमें शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं वो उसमें वो शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये 2 महत्वपूर्ण अभियान सबसे बड़े चुनावी राज्य, सबसे बड़े राज्य में वो प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किए जा रहे हैं। अब आप देखिए, पिछले लगभग डेढ़ महीने से तो कौन है चर्चा में कांग्रेस पार्टी में? प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी की हम जब चर्चा करते हैं तो यही करते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया या वो कहां नहीं दिखे। प्रियंका गांधी की को लेकर चर्चाएं इस पूरे वक्त सकारात्मक रही। प्रियंका गांधी का भाषण, जी राम जी बिल पर उनका विरोध, तमाम तरीके की जो बातें थी, नेशनल हेराल्ड को लेकर के उनका विरोध रहा हो, जी राम जी बिल वाला पूरा कैंपेन जो है वो इनका डिवाइस, इनका बनाया हुआ बताया जाता है कि प्रियंका जी ने ये फैसला किया कि पूरे देश के अंदर हमको जो है अभियान के तौर पर लेके जाना है। और यूपी कांग्रेस उनके जन्मदिन पर 2 महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च करती है। तो और बात तो ये भी चल रही है कि जैसे पहले 19 को बनाया गया था ना पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव, जब लड़की लड़ सकती हूँ, हाँ, तो यूपी में फिर शायद प्रियंका जी ही लीड करेंगी। नहीं, अभी तो दिल्ली दूर है, मतलब अभी तो यूपी चुनाव दूर है 2027 के लिए। प्रियंका गांधी को तो अभी नहीं, लेकिन अभी तो प्रियंका गांधी को आसाम का प्रभारी बनाया है स्क्रीनिंग कमेटी का। तो प्रियंका गांधी को जन्मदिन आसाम जाके मनाना चाहिए था, वहां अपना जन्मदिन मनाती, पार्टी के नेताओं से बात करती। फिलहाल तो आसाम के चुनाव सर पर है ना। मैं एक चीज सीरियस नोट पर बोलूं सर, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा वैसा नाजुक मामला है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने उनको जब बधाई दी ट्विटर पर तो उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति कोई बहुत बीमार है, उनकी देखरेख में इस वक्त व्यस्त है प्रियंका जी। ओके, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को आसाम का दौरा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिस समय उनके पास आसाम की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहले भी प्रभारी रही है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभारी थे उस समय आधा हिस्सा प्रियंका गांधी को चुनाव प्रभारी वहां पर बनाया गया था, उस समय भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को इतना सक्रिय करना था तो फिर आपने लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ाया? आप प्रियंका गांधी को वायनाड क्यों भेज देते हो? राहुल गांधी क्यों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते? राहुल गांधी तो वायनाड के सांसद थे, वायनाड से दूसरी बार सांसद बन जाते। प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू था इलेक्शन लड़ने का, तो प्रियंका गांधी को आप चुनाव लड़वा लेते रायबरेली से। नहीं, रायबरेली से लड़ा था, लड़ा देते। अगर आप उत्तर प्रदेश में और कौन सा बड़ा आदमी आप जो लीड नहीं, अगर आपका प्रियंका गांधी के पार्टी को ये लगता है कि भाई सोनिया गांधी अब उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, अब राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान देना, आप पहले भी उसे वहां पे महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे चुके हो, और आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वहां संगठन को जिंदा कर सकती है, तो प्रियंका गांधी को आप चुनाव भी वहां से लोकसभा लड़वाते हैं ना, वहां से सांसद बनकर आती, वो ज्यादा वहां पर मेहनत करती। सांसद आप दूर दक्षिण से आप उनको वायनाड से बनाते हो और चुनाव के समय आप कहते हो कि प्रियंका गांधी जाएगी। लेकिन क्या दोनों सीटों पर अगर राहुल प्रियंका दोनों लड़ रहे होते तो आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क था वो रायबरेली अमेठी पर। तो ये बता रहा ना कि अगर गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में जो उनके गढ़ रहे हैं अमेठी और
रायबरेली, वहां से चुनाव लड़कर जितना अगर रिस्क लगता है तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है ये कांग्रेस को मालूम होना चाहिए। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये डर है तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जमीनी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। त्रिपाठी जी, प्रियंका जी के जन्मदिन पर कैंपेन लॉन्च हो रहे हैं यूपी कांग्रेस का। नहीं, अच्छा है, अगर टिक पाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो हमेशा याद आता है जब प्रियंका जी राहुल गांधी ने उसके गाड़ी की बोनट पर खड़े होकर कहा था कि ये तो मैं छोड़ रहा हूं। कब कहा था? 2019 लोकसभा। और कब के लिए कहा था? 22 विधानसभा। तो 19 भी बीत गई, 22 भी बीत गई, और तो और 24 भी बीत गई, प्रियंका जी कहीं दिखी नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जो कांग्रेस में उसमें प्रियंका को ये सब करके मुख्य भूमिका से हटाने की साजिश है। इसको मैं उस तरह से नहीं देख रहा हूं जैसे आप लोग देख रहे हैं कि असम में बड़ी मेहनत करें। राहुल गांधी कहीं नहीं कर रहे हैं भाई एक राज्य में जाके, मतलब ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी किसी राज्य में मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? केरल से जहां से आते हैं वहां पार्टी हार गई, दोबारा आ गई, वहां तो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, एक बार कम्युनिस्ट, एक बार एलडीएफ यूडीएफ, वहां हार गए, वहां किसी ने पूछा ही नहीं कि राहुल गांधी कहां है। राहुल गांधी तो वायनाड आप इसको छोटा रोल मानते हैं कि मतलब यूपी में छोटा बड़ा नहीं में दे है दें। सौरभ जी, प्रियंका किसी भी तरह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व न बने उसकी कोशिश है बस, किसी भी तरह से। वो जो बार बार एक वर्ग कह रहा है कि भाई अध्यक्ष बनाते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि अभी चूंकि प्रियंका ने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम उनकी प्रशंसा करें, लेकिन प्रियंका जो सदन में बोलती हैं, प्रियंका जिस तरह से एक जो उनका जो कहते हैं ना कि लोगों से जो बातचीत में रहता है, तो थोड़ा लगता है सहज है, थोड़ा मतलब हर वक्त एकदम कुश्ती के मोड में और ताल ठोकना ऐसा नहीं है। राजनीति में जो बड़ा जरूरी होता है, विशेष करके जब आप विपक्ष में हो, तो मुझे लगता है ये है उनकी भूमिका, ये होनी चाहिए थी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कहां खड़ी हो रही। भाई खड़गे जी उम्र भी हो गई है, समय भी हो गया है, क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा? अब वो तो जब होगा तब होगा, देखें वो तो अब वो पता चल जाएगा जब राज्यसभा इस बार होंगी। सवाल ये है कि मतलब मैं तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ खड़गे जी गले की वो माला है जिसे कांग्रेस पार्टी इस समय निकालने की, उतारने की कोशिश भी नहीं करेगा, हिम्मत भी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि खड़गे जी जिस समाज से आते हैं उसको, उनको हटा करके, चाहे वो ये बेशक क्यों ना हो, जब तक वो जिसे कह सकते हैं कि वृद्धाश्रम वाली स्थिति आ गई है, इसके बावजूद भी हटाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चली जाएगी कि दलित का एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ हो और उसको हटा करके गांधी परिवार को हम अध्यक्ष लाएं, एक नैरेटिव की बात है, इसलिए वो डरते रहेंगे। सहमत नहीं, बस एक लाइन बोल देता हूं, वो तो अशोक गहलोत ने मना कर दिया इसलिए आए थे वो, नंबर 1। नंबर 2, इतना ही गांधी परिवार को रहता तो अमेठी में किसी दलित को लड़ाया होता ना, रायबरेली में किसी दलित, उनको फर्क नहीं पड़ता है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बन जाने के बाद बड़ा मुश्किल है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, ये मुझे तो आप लोग सब जानते होंगे, ये इफ नॉट हु वाला जो सर सिंड्रोम होता है, तो पता नहीं कब से चल रहा होगा, ये इंदिरा जी से चल रहा है मेरे ख्याल से। इफ इंदिरा नॉट हु, इफ राजीव नॉट हु, इफ सोनिया नॉट हु, इफ राहुल नॉट हु, अब सारे नेताओं के लिए चलता अब वो आ गया, नॉट मोदी हु। हाँ, अब नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में इस वक्त जो भी नेता होगा उसके बाद इफ नॉट हु होता है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस के उसमें कि क्या कांग्रेस में ये सवाल उठने लगा है इफ प्रियंका नॉट हु? नहीं, मुझे लगता है प्रियंका को, जो राहुल जी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा कि भाई उनको अध्यक्ष के बजाय स्टेप बाय स्टेप मजबूती से आना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। और ये क्यों समझना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित अध्यक्ष मजबूरी में है, वो तो आपके लिए गले की वो है घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए, ताकि हर दिन आपको जवाब देना पड़े कि आपने दलित अध्यक्ष नहीं बनाया, कांग्रेस के पास एक दलित अध्यक्ष है, तो वो क्यों कांग्रेस उसको हटाएगी नीति का, मतलब रणनीति के हिसाब से। और बाकी तो पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी हैं ही, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे रहे अध्यक्ष ना रहे, लेकिन एक दलित अध्यक्ष, विजय दलित अध्यक्ष होना एक बड़ा सवाल है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसका जवाब नहीं है। अभी तो मौका था उनके पास दलित अध्यक्ष बनाने का, तब भी दलित अध्यक्ष नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। वरिष्ठ नहीं सर, एक मिनट सर, वरिष्ठ लोगों का यही होता है। जो बात प्रोफेसर साहब ने कही वही विजय ने कही, लेकिन दोनों देखिए कितना बढ़िया शब्दों का चयन किया। उन्होंने कहा गले की माला है, उतार नहीं सकते दलित के नाते। इन्होंने क्या कहा, अरे भाई वो दलित अध्यक्ष है, भाजपा को परेशान कर। फिर अगली लाइन क्या कही, जब राहुल जी नेता है किसी क्या मतलब है? तो दोनों वरिष्ठ लोग एक ही बात कह रहे हैं। दोनों में फर्क है ना, नेता होना अध्यक्ष होना अलग। एंडोर्स कर रहे हैं कि भाई नेता तो एक ही है कांग्रेस पार्टी में, वो तो सब पार्टी में ऐसे ही होता है, सब पार्टी में ऐसे ही होता है। आगे बढ़ते हैं सर। नरेंद्र मोदी है अध्यक्ष, नितिन नवीन है, तो वो तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें ऐसा क्या है? बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं इन दिनों बुलडोजर चल रहे हैं सब जगह पर, शहर शहर गरज रहे हैं। वाराणसी में दालमंडी इलाका है, वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बलरामपुर में अवैध मजार पर प्रशासन का एक्शन हो रहा है।
संभल में अवैध मकानों को बुलडोज़र की मदद से ज़मींदोज़ किया जा रहा है। तो ये सारी तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे थे। बेसिकली सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं, सड़क वगैरह जो है वो खाली कराई जा रही हैं, लेकिन बुलडोज़र इस वक्त दिख बहुत रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसमें खबर कहाँ से आई? इसमें खबर डाली अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने स्पेसिफिकली एक जगह, ये वाराणसी की जो दाल मंडी इलाका है, यहाँ का एक विजुअल उन्होंने डाला और उसमें उन्होंने बताया कि सबसे बिजी और पुराने बाज़ारों में से है दाल मंडी, और यहाँ पर भी बड़ा ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। आज भी यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सड़क चौड़ी हो रही है, संकरी सड़कें हैं, आने जाने वालों को दिक्कतें होती थी और इसकी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचने में खास तौर पर श्रद्धालुओं को मुश्किल होती थी। लेकिन अब पूरे इलाके में सड़क को बड़ा चौड़ा करने का अभियान चल रहा है। मार्केट में पीडब्ल्यूडी और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए कई मकानों को भी ध्वस्त किया है। कार्रवाई शुरू होने के पहले कुछ देर तक स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर वहां फोर्स भी डिप्लॉय की गई थी, तो मामला शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इसके बाद दालमंडी के इसी एक्शन का एक वीडियो पोस्ट करके लिखा अखिलेश यादव ने, अब बीजेपी यहां भी हारेगी। अच्छा, याद कीजिए जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उस वक्त भी बहुत सारे मकान वगैरह जो हैं वो गिराए गए थे, क्योंकि कॉरिडोर के रास्ते में तो वो तो बिल्कुल जंजाल था गलियों का। और केवल वही नहीं, छोटे छोटे मंदिर भी थे, तो बहुत सारे मंदिर जो थे वो भी वहाँ से हटाने पड़े थे। तो उस वक्त भी ये लगा था कि भाई इस कार्रवाई का तो बीजेपी को बहुत ही नुकसान होगा। वाराणसी में आप मंदिर के पास, घाटों के पास मकानों को जो है ध्वस्त कर रहे हैं, चाहे किसी भी काम पर। अब अखिलेश यादव वही बात दोहरा रहे हैं कि इसका नुकसान होगा। अब देवरिया का भी मैं आपको बता देता हूँ मामला, फिर इस पर हम लोग बात कर लेंगे। देवरिया में प्रशासन ने 50 साल पुरानी एक मज़ार को वहाँ पर ध्वस्त किया। ये मज़ार सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी और इस मामले में देवरिया के बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा कि इस मज़ार को सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था। उन्होंने कहा केवल मज़ार ही नहीं बल्कि आसपास की सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा जो है वो किया गया था। तो ये वहाँ की तस्वीर है एक, वो भी आपने देख लिया। ये देवरिया उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी तो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दाल मंडी की, देवरिया की ये तस्वीरें आपने देख ली। अब ये कार्रवाई जो हो रही है किसी ना किसी कोई कारण है उसके लिए हो रही है। एक बार शलभमणि की बात आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात। इसको लेकर पूरी एक प्रक्रिया शुरू हुई और वैधानिक प्रक्रिया में जब सारे तथ्य निकाले गए तो ये पाया गया कि पूरी की पूरी जो लैंड है, ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है और सड़क की ज़मीन है, यानी NHAI की PWD की ज़मीन है, उसको ऑक्युपाई करके एक बहुत बड़ा एक इन्होंने मज़ार खड़ी कर दी थी। प्रशासनिक कार्रवाई हुई, विधिक कार्रवाई हुई और उस पूरी जो मज़ार है उसको ढहाने की, उसको बुलडोज करने की कार्रवाई चल रही है। तो ये शलभमणि त्रिपाठी बता रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर खास तौर पर बड़ी चर्चा में रही और फिर प्रोपेगेंडा भी बहुत हो जाता है। तस्वीर दिखती है लेकिन उसके पीछे खबर होती है। तस्वीर तो आप चला दीजिए कुछ भी, तो जैसे वो बता रहे हैं कि भाई इलीगल कब्जा था, मज़ार बना दी गई थी, उसको हटाया गया है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन जो वहाँ हो रहा है दाल मंडी में, जिसका जिक्र किया उन्होंने अखिलेश यादव ने, कि बनारस में ये बुलडोज़र कार्रवाई जो है भाजपा को भारी पड़ेगी। बताइए त्रिपाठी जी, तो बुलडोज़र गलत दिशा में जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ हुई है बुलडोज़र से जिसकी जहाँ गलत होगी वहाँ पहले भी कहा गया है और आगे भी कहा जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर किसी तरह का अतिक्रमण या किसी भी शहर में उस इलाके की सड़क को चौड़ा करना है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ें ठीक करनी, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, आप थोड़ा सा आप वैसे आपकी नज़र सब पैनी बहुत रहती है। उन्होंने बनारस के लिए लिखा यहाँ भी भाजपा हारेगी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन लोगों ने जब मंदिरों को व्यवस्थित किया जा रहा था तब भी ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो डाले थे और कहा था कि ये सब मोदी जी तो गए, तब भी यही कहा था। लेकिन हुआ क्या, 14, 19, 24 हो गया। अब अगर ये लगता है कि ये यहां से, अच्छा पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि यहां से हार जाएंगे, है क्या कि जब से ये फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा, उनको बढ़ाना, मतलब मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन बुलडोजर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अभी तक कुछ एक मामले हैं ऐसे जिसमें गड़बड़ हुई है, लेकिन ज्यादातर वो न्याय का प्रतीक है, वो सुशासन का, विकास का प्रतीक है। अब अखिलेश यादव उसको उस तरह से स्थापित कर पाए तो मुझे तो अभी उसमें कोई सफलता नहीं दिख रही, और बनारस तो दूर दूर तक वही बात वही है भाई। जब फैजाबाद जीत गए राम मंदिर के बाद, तो फिर बनारस में मोदी जी की लीड कम हो गई, सब बिल्कुल फैक्ट है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान होगा, बनारस में भी इसका नुकसान होगा। अच्छा, उन्होंने ऐसे कौन सा जहां पर दाल मंडी में बुलडोजर चला है वो इलाका वोट कौन थोड़े नरेंद्र मोदी जी को देता है।
वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जहां पर वाकई उन्होंने वोट जिहाद किया। और दूसरी बात, बहुत सारा अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है उस एरिया में, जहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं, बाजार के रूप में वहां पर डेवलप कर दिए हैं, जबकि वो सरकारी जमीन का हिस्सा था। ऐसी जगह पर डिमोलिशन तो होना ही चाहिए। आपने किसी जमीन को कब्जा कर रखा है, वो आपकी जमीन है नहीं, क्योंकि आपका रिलीजियस कांग्रेगेशन था, सत्ता आपके साथ खड़ी रहती थी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन आपका होता था। और जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आपको प्रश्रय दिया, आपको संरक्षण दिया, आपने उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अब सरकार बदली है तो सरकार ने वहां से हटाना शुरू कर दिया है। इतनी सी छोटी सी बात एक अखिलेश यादव जी के और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके बीच भी कुछ चल रहा है। तो इन्होंने लिखा अखिलेश यादव जी ने कि पत्रकार महोदय जब उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष जी से पूछ रहे हैं कि आगे क्या चुनौती है, तो वो कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं है। जिनको अपने दल से 100 चुनौतियां मिल रही हैं वो कम ही बोलें तो अच्छा होगा, 2 इंजन के बीच आने से बचे। ये पंकज चौधरी को उन्होंने सलाह दी है कि 2 इंजन के बीच आप मत आइए, मतलब दिल्ली और लखनऊ के बीच में मत आइए, टक्कर से आप ही को चोट लगेगी। एक रिएक्शन पंकज चौधरी का हालांकि कल का है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने ये बात की कि पहले तो अखिलेश यादव ये बताएं कि जो पीडीए कर रहे हैं, वो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसकी डेफिनेशन एक बार पक्की कर लें कि P फॉर व्हाट, D फॉर व्हाट और A फॉर व्हाट, क्योंकि वो इसको बदलते रहते हैं। तो पंकज चौधरी को सुन लेते हैं। पीडीए को वो क्लियरफाई कर लें कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कभी पी को वो पंडित बना देते हैं, ए को कभी वो अल्पसंख्यक बनाते हैं, कभी अनुसूचित बनाते हैं। तो पहले तो फाइनल कर लें कि पीडीए का मतलब क्या है, क्योंकि दिखावटी पीडीए नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी सभी जात, सभी समुदाय को लेकर के चलती है, और उसी का परिणाम है कि बिहार में जिस प्रकार से परिणाम आया है, इनका पीडीए वहां पर रखा रह गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां जीत जाती थी। अच्छा, इसकी बात करें, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कल भी किया था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि ये बताइए कि SIR करने वाले लोग एक ही, प्रदेश एक ही, BLO वही। तो फिर उन्होंने ये अब ये डेटा आया होगा कल, ये वाला, जी हाँ, कि विधानसभा के SIR में वोटर निकल रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख, और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत का SIR हो रहा है तो वोटर निकल रहे हैं 12 करोड़ 69 लाख, बढ़ गए 40 लाख के करीब। ये कैसे हो रहा है? अब अखिलेश यादव ने प्रश्न पूछा है, और मुझे लग रहा है कि अभी तो चुनाव आयोग भी ने जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट कटे हैं, टोटल में 2.89 तो कट चुके हैं, और बाकी जो 1.25 करोड़ के करीब और संदेहास्पद स्थिति में आए हुए, तो मुझे लग रहा है अभी एक पूरे महीने के बाद परिस्थिति साफ होगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से इन दोनों चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, SIR के मामले को लेकर जा रहे हैं और बुलडोजर का जो मामला वो लेकर जा रहा है, वो पूरा 2027 तक SIR को भी लेकर जाएंगे और बुलडोजर के मामले को भी वो इसी तरह का इश्यू बनाते रहेंगे। तो उनका कहना तो ठीक है कि भाई बुलडोजर को लेकर उनकी जो ओपिनियन है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिसंबर 2024 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने बहुत स्पष्ट विधानसभा में कहा था कि यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, चुनाव हो चाहे न हो, और चुनाव कब होंगे उससे हमें कोई चिंता नहीं है, जो भी अतिक्रमण करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस बुलडोजर के कारण कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, यह बुलडोजर ही है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की इतनी इमेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनी, और दूसरे राज्य भी इस बुलडोजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने 12 से लेकर 2017 के शासन में सरकारी जमीन पर मनमानी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया, उन्हीं के तो आजम खान ने सरकारी जमीन पर किस तरीके से कब्जा किया। आज योगी आदित्यनाथ सारी सरकारी जमीन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से वापस ले रहे हैं सरकार की जमीन को। तो मुझे लग रहा है कि जो अखिलेश की हार का कारण बना था सरकारी जमीनों पर कब्जा, गुंडागर्दी, योगी आदित्यनाथ ने उसे साफ किया था। एक चीज पर मैं बात कर लूं, ये मैं तो इसको समझना भी चाह रहा था, अखिलेश यादव जो ये बात कह रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग ड्राइव्स में SIR किए गए पंचायत चुनाव में, और जो अलग अलग बनती है ना, हाँ, लिस्ट वही अलग अलग मेरे- बनती है ना विधानसभा की। भाई एक ही बार में हो रहा है या 2 अलग 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 दोनों एकदम अलग। तो फिर सवाल वाजिब है उनका? नहीं, सवाल वाजिब नहीं है ना। क्यों? और क्यों? मतलब मुझे लगता है कि इसको ये अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। लोकसभा की सूची अलग बनती है, विधानसभा की सूची अलग बनती है, पंचायत की अलग बनती है। अब सरकार, चुनाव आयोग, पार्टियां इस तरफ जा रही, जिसको बार बार कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा की एक सूची बनेगी। अब पंचायत भर की अलग रह गई, यानी स्थानीय निकाय और पंचायत। और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जितना छोटा चुनाव होता है उसमें उतना अपने जीतने के लिए लोगों का नाम जुड़वाते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें कैसे फिर अलग अलग हो गया। भाई जरूरी विधानसभा में एक व्यक्ति दूसरी विधानसभा में वोट नहीं कर सकता,
लेकिन अगर पंचायत चुनाव में होंगे और अगर दूसरी जगह जाकर वो अपना वोट डालना चाहेगा तो उसकी अभी तक कोई रोकने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हम चुनाव के समय कह रहे थे ना कि दिल्ली का वोटर, जैसे राकेश सिन्हा उन्हीं की बात हुई थी ना, राकेश सिन्हा की बात हुई थी तो उन्होंने सफाई दी थी कि यहां थे वोटर फिर बिहार कैसे बन गए। कोई भी व्यक्ति एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के समय दूसरी जगह अपना वोट शिफ्ट करा सकता है अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो वहां रह रहा है तो ये कोई मतलब इसमें तो अखिलेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं पंचायत चुनाव नहीं है ना। अभी एक साथ जो हो रहा है वोट एक साथ नहीं हो रहा है ना अभी सर। तो हुई है। तो अब जो SIR देखिए, वोट फर्जी है कि नहीं है ये मुद्दा है ना। क्या ये जो बाकी बचे हुए पंचायत में है वो फर्जी वोटर है या नहीं है, ये कहां से आए नहीं आए का मतलब ही नहीं है। जब आपने टोटल कर लिया है और वोटर की जांच हो गई है तो उसके बाद ये फर्जी वोट होने में और ईमानदार वोट होने में क्या फर्क क्यों आया, ये होना चाहिए। और बल्कि एक साथ चुनाव भाई अंतर तो नहीं आना चाहिए ना, अंतर नहीं, लोग कायदे में तो तो अंतर नहीं आना क्यों चाहिए। आ रहा है इसको तो समझिए क्यों ना। आएगा बताइए। या तो एक वोटर लिस्ट हो, नहीं तो जो वोटर है उसमें से कुछ लोग पंचायत चुनाव के समय अपने गांव में वोट डलवाते हैं, इसमें कौन सी बात है। नहीं तो दो दोनों अलग कैसे वोटर डलवा ले रहे हैं? लिस्ट, अरे अलग वोटर लिस्ट है भाई। आदमी तो दो हो गए ना। आदमी एक है, आदमी- वोटर लिस्ट अलग है। क्लियर आदमी इसको एक है, समझिए ना। वोट तो आदमी दो एक हो गए है, ना। दूसरी जगह, लेकिन वो दो पंचायत में अलग और विधानसभा में अलग डाल ले रहा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, पहले लोकसभा में अलग डालता है, विधानसभा में, अब लोकसभा विधानसभा की एक सूची हो रही ये है। एनॉमली है। ये गलत है ना। हाँ। लेकिन इसको करना पड़ेगा, इसको आप अच्छा, कहिए कि सारी इसी सूची से जुड़ी एनोमली खबर है ना, इससे- एनोमली है ना, इस- इसको जस्टिफाई नहीं कर हाँ, सकती। इससे जुड़ी खबर बात ही कर लेते हैं। नहीं कि फिर ये जो इसको सुप्रीम कोर्ट एक मिनट अभी तक यही चलता आ रहा है, इसको दुरुस्त कराइए। ठीक, अब जो उसे इससे भी जुड़ी हुई अनामली खबर है, सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था कि चुनाव आयुक्तों को आजीवन मिली हुई कानूनी प्रक्रिया से छूट या आजादी, इम्यूनिटी, उसको उन्होंने कहा हम आएंगे सरकार में, तुम कानून पलटेंगे और आज जो कुछ कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी और बाकी चुनाव आयोग, सबका हिसाब हम करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे कानून में। अब सुप्रीम कोर्ट मैटर गया ये और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको सुनना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, और उन्होंने सारी केंद्र सरकार को जो है चुनाव और चुनाव आयोग को इसका नोटिस जारी किया है। अब मुझे बताइए मामला क्या गंभीर बनता जा रहा है? मुझे नहीं लगता है कि मामला कोई गंभीर बनता है। इम्यूनिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को इम्यूनिटी मिली हुई है। जरा उस पिटीशन में यही है, सॉरी सर, पिटीशन में यही है कि ऐसी इम्यूनिटी तो जजों को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, नहीं जो चुनाव आयुक्तों को भी नहीं है। गवर्नर्स को भी नहीं है। देखिए गवर्नर्स को इस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती भी नहीं है। नहीं, immunity होती है पोस्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर। हाँ बिल्कुल, वो अलग अलग चीज है। दोनों को हमको अंतर करके रखना चाहिए। गवर्नर के हटाने की भी प्रक्रिया अलग है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हटाने की प्रक्रिया अलग है। तो इनको जो इम्यूनिटी मिली है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अंदर एक केस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इतना ही कहा है कि हम इसको सुनना चाहेंगे कि क्या इम्यूनिटी मिली है, बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा कि इतना ही इसको है। तुरंत कर दीजिए, वो तो तो उतनी उन्होंने बात कहा नहीं अभी हमको इसको नोटिस बेटर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने लायक मान लिया। हाँ ये बात ये है। स्वाभाविक है कि कई ऐसे ये तो मामला गंभीर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि नहीं सुनेंगे इसको। कोई ऐसा कि कोई भाई जरूरी नहीं ऐसा है। स्पेशल SIR ट्रीटमेंट भी क्यों एक- मुख्य चुनाव ऐसा- तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों जो किसी को उपलब्ध नहीं है, उनके साथ ही ये विशेष जजेस को लगाव क्यों? हटाने का, जजेस को अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर को, CEC को, इसमें इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, CEC है, तो उसको हटाने के तो एक ही तरीका है, संसद के थ्रू ही हटा रहे हो आप, तो इसलिए दोनों में एक ही है। तो केवल गवर्नर को भी इम्यूनिटी नहीं है। गवर्नर जब गवर्नर की पोस्ट पे रहते हैं तो गवर्नर, चलिए एक अच्छी खबर, ये बड़ी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अरे वो सर, हटा रहे हैं, एक लेकिन सेकंड, एक एक सेकंड। गंभीर फिर मैं मसला है आपको जिस पर बता दूं, चर्चा। उसमें शब्द इम्पीचमेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, सो वो आगे एक खबर आगे डली हुई है, उसमें उसको जरा हम लोग अभी ले रहे हैं क्योंकि हम लोग कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को और केंद्र को नोटिस इशू कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार ये कह चुका है कि अब वक्त आ गया है कि क्रीमी लेयर पर, अभी केवल OBC में क्रीमी लेयर का है प्रावधान कि भाई एक आदमी जब इतना संपन्न हो जाए तो फिर उसको आरक्षण का लाभ ना मिले, OBC होते हुए भी। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके बारे में कानून तो पार्लियामेंट को बनाना है, तो ऐसा विचार अब SC/ST रिजर्वेशन के लिए भी किया जाना चाहिए। लेकिन और ये भी बात हुई थी कि सब कैटेगरीज बनाएं, कोर्ट ने ये भी कहा था सब कैटेगरी बनाइए SC/ST में, क्योंकि कोई एक मोनोलिथ नहीं है SC समाज या ST समाज, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। तो पिटीशन यही कह रही है कि भाई एक बार जिस आदमी ने आरक्षण का लाभ ले लिया, वो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी पहुंच गया, सरकारी पद पर आ गया, तब भी उसका बच्चा आरक्षण का लाभ ले रहा है, ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी जो है इंटरेस्ट दिखा दिया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले से इंटरेस्टेड दिख रहा है। इसमें मैं इतना इस पे एक इंटरेस्टिंग जिक्र कर है देना क्योंकि चाहता जो हूं। OBC का रिजर्वेशन है वो तो अभी रिसेंट रिजर्वेशन था जिसमें क्रीमी लेयर पर आ गए। जी। SC/ST का रिजर्वेशन तो 75 साल और से चल रहा सुप्रीम है, को तो और उसमें सुप्रीम कोर्ट में मतलब इस पर चर्चा की जानी चाहिए। इसमें केंद्र सरकार पहले ये जवाब दे चुकी है कोर्ट में
कि हम ऐसा कोई काम, हम ये काम नहीं कर रहे क्रीमिलियर SC/ST में लाने का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जो आपने कहा। देखिए सर, मैं एक लाइन- कॉन्स्टिट्यूशन में तो बदलना होता है सरकार को। सरकार ने ये कहा कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं एक करेंगे। लाइन जो 106 संशोधन हुए हैं, 106 संशोधन जो हुए हैं वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। एक लाइन जोड़ दें, जो क्या ओबीसी का आरक्षण मिला है वो क्या सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसी रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था क्या? वही कह रहा हूं। जिस रंग से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उसकी सर। व्याख्या की। एक बात, दूसरी बात, जितने भी दलित थिंकर हैं जो आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं, उनका भी मानना है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो भी रिजर्वेशन का है, आप ओबीसी का आप रिजर्वेशन दे लीजिए, कौन बेनिफिटेड है इससे? यादव है, कुर्मी है। नहीं, यदि सर, आप इन दोनों को आप नहीं, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, यदि इन दो समुदाय को आप हटा दीजिए तो सारे आरक्षण के तो एक आयोग बना के इसकी सब कैटेगरी कर चुकी है केंद्र सरकार। रोहिणी आयोग अब सुप्रीम कहाँ है कोर्ट वो? कोई गायब हो करने गया के वो। कौन तैयार होगा सर? कौन तैयार होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात 2017 है। में केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग बनाया, 2023 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। 3 साल से केंद्र सरकार क्या कर रही है रोहिणी आयोग को रिपोर्ट लेके? कोई कर भी नहीं सरकार सकती करे सरकार। ना, बोले अगर रोहिणी आयोग क्यों बनाया था सरकार ने? देखिए दोनों विषय आ गए, दोनों तो क्यों बनाया? इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत अलग असली हैं। मुश्किल यही है कि जैसे एक समय में ब्राह्मण राजपूत प्रिविलेज रहा, उसने हिस्सा ले लिया तो धक्का देके तोड़ के हटाना पड़ा। उसके बाद ये जो यादव कुर्मी जैसे जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण राजपूत थे वैसे ये आज हो गए। अब SC/ST में भी जो जाटव और मीणा है वो उस तरह से हो गए। निश्चित तौर पर इन जातियों को, मैं नाम लेके कह रहा हूं, इन जातियों को आपको किसी भी तरह से प्रिविलेज से हटाना पड़ेगा, जो दूसरे लोग हैं उनको देना पड़ेगा। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, आरक्षण की मूल भावना यह है कि जो कमजोर लोग हैं उनको मिले। मूल भावना वो है। तो आप उसको बढ़ाते जा रहे 20%, 30%, 40%। ये मैड रेस है रिजर्वेशन की, जिससे सारी पार्टियां उसी में जूझी हुई। इससे बाहर निकलने कोई रास्ता तो खोजना पड़ेगा। चलिए अब आगे जरा महाराष्ट्र की खबर मैं आपको दे देता हूं। महाराष्ट्र में 15 तारीख को वोटिंग, 16 तारीख को BMC इलेक्शन के और सारी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन सबके नतीजे और वोटिंग हो जाएगी 15-16 में। अब इससे पहले जो वहां पर परसों आपको मालूम है रैली की थी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में। सर शिवाजी पार्क में थी दोनों। कल वहीं पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन दोनों पार्टियों ने रैली महायुति की थी, महायुति की रैली। रामदास तो आठवले परसों बातें हुई थी, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, हिंदी थोपी तो लात मार के भगा देंगे, राज ठाकरे ने ये सब बातें कही थी। कल देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया वहां से, और उन्होंने कहा कि खतरा मराठी मानुष में नहीं है जिसके नाम पर ये सारा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, खतरा है ठाकरे परिवार पर, खतरा इनकी राजनीति पर है, मराठी मानुष पर कोई खतरा नहीं। उन्होंने एक लाइन कही कि मराठी मानुष को तो तुमने वड़ा पाव के ठेले पे खड़ा कर दिया, उसको वहीं तक सीमित रखा आज तक, 30 साल से BMC चला रहे हो। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, कि मराठी मानुष तो वड़ा पाव का ठेला ही लगा रहा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाया आप उसको आगे ले जाने का काम हम करेंगे, इसलिए इस बार BMC हमको चाहिए। देवेंद्र फडणवीस। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही, मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे। अब जिस भाषा में बोले थे राज ठाकरे, जरा उसका भी एक सैंपल सुन लीजिए आप। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। हिंदी भाषियों को प्रेम प्रसाद दे चुके थे, उसके बाद आए थे साउथ इंडियंस के ऊपर, दक्षिण भारतीयों के ऊपर, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी कह रहे, जो रसमलाई कह रहे थे ना, ये अब वो बोल रहे थे अन्ना मलाई के लिए। बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के, उन्होंने दरअसल ये स्टेटमेंट दे दिया था कि मुंबई इज एन इंटरनेशनल सिटी, मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, तो उस पर इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। अच्छा, हालांकि है वो मामला बड़ा ट्रिकी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी स्टेटमेंट दिया कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और हमें भी इस पर एतराज है कि उन्होंने कहा मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, मुंबई महाराष्ट्र की ही है। लेकिन ये अब ये समीर जी हमको बताएंगे कि ये लड़ाई जो है दरअसल है क्या, मतलब मराठी क्या केवल ठाकरे परिवार का वो है?
नहीं, निश्चित रूप से मराठी के ऊपर तो मतलब बम्बई में जिस तरीके से शिवसेना ने शासन किया है बाला साहेब ठाकरे के समय से, और मराठियों का एक बड़ा सपोर्ट बाला साहेब ठाकरे शिवसेना को रहा था लंबे समय से, और अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जब भाई हम लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गए तो उन्हें बहुत महाराष्ट्र की चिंता नहीं, उन्हें बीएमसी की चिंता है कि भाई बीएमसी में उनके वर्चस्व बनी रहे। लेकिन यह भी ठीक है कि कोई शिवसेना अकेली 27 साल नहीं रही ना, बीजेपी तो उसके साथ रही है। मेयर बीजेपी का रहा तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसका बना है? बीजेपी का बना है। जो भी बीएमसी के अंदर हुआ उसमें बीजेपी भी बराबर की हिस्सेदार रही है। फडणवीस जी तो कह रहे हैं कि मराठी मानुष तो बड़ा पाव के ठेले तक सीमित है। अभी तो राजनीति है ना, ये तो राजनीति है। राजनीति में तो वो कहेंगे अब अलग हो गए तो कहेंगे। यही देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के लिए कहते रहे चक्की फिशिंग। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाया ना अपने साथ वित्त मंत्री के रूप में। तो राजनीति है, राजनीति में आएंगे तो आप ये बात कहोगे। लेकिन अन्नामुलाई ने जो बयान दिया था उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उनकी भाषा की समस्या है, वो हिंदी बराबर नहीं बोल पाते, उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनको गंभीरता से मत लो, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है और महाराष्ट्र की जनता को संदेश दिया है। सर एक खबर आपकी रिएक्शन सर, वो खबर इंपॉर्टेंट है कि मुझे तो समझ चला जाएगा। सर एक लाइन बोल देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों का नहीं है। वहां से जरा जो दूसरे प्रकार की लुंगी पहनते हैं अरब वाला, उनके बारे में बोल करके दिखाए ना जरा। अच्छा, एक खबर आपको बताता चलूं मैं, जम्मू कश्मीर में पुलिस ने मस्जिदों का सर्वे शुरू किया है। ये बड़ी खबर है। इस सर्वे में मस्जिदों की गिनती की जा रही है, मस्जिदों को की समितियों को बाकायदा एक पूरा परफॉर्मा दिया जा रहा है, उसके सदस्य कौन है, मौलवी मुअज्जिन कौन है और जितने उसमें पदाधिकारी होते हैं सब, इसकी देखरेख के लिए पैसा कहां से आता है, उसमें उसकी मैनेजिंग कमेटी से जुड़े लोगों ने विदेश यात्रा कब की है, उनके परिवार में से विदेश यात्रा कब हुई है, उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा है। ये सारा काम पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बहुत बड़ा काम है ये, और ये हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सीधे इसका लिंक दिल्ली के लाल किला धमाके से है, क्योंकि उसमें आपको मालूम है जो वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल निकला था उसमें डॉक्टर लोग वो सब जो है जम्मू कश्मीर के थे। उसके बाद ये एक्शन जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो एक लाइन इस पर त्रिपाठी जी नहीं, पकड़ा ही वहीं से गया था, और वो तो संयोग कहिए कि एक खबर मिली और एक पोस्टर लगा और उस पोस्टर को चिपकाने वाले की खोज की गई तो सीसीटीवी में वो पकड़ा गया, और वहां से समझ में आया कि इसमें ढेर सारे मौलवी, डॉक्टर, ये सारे लोग हैं। और जो 3 कारों को पकड़ लिया एजेंसीज ने, ये एक धमाका हो गया था लाल किले के सामने, 3 जो गाड़ियां पकड़ ली गई, जो लोग पहले पकड़ लिए गए वो उसी वजह से पकड़ लिया गया क्योंकि प्रीएम्प्टिव थोड़ा सा काम हो गया था, यानी पहले से जिसको हम कहते हैं कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी जब आप इतनी मुश्किल से खींच को जम्मू कश्मीर को घाटी को वहां से ले आए हैं आतंकवाद से, तो वो लोग फिर से तो कोशिश सुलगाने की करेंगे। तो ये तो बहुत जरूरी है। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये पता करना है कि कौन कौन सी मस्जिदें, उनके विदेशी लिंक क्या है, उनके फॉरेन फंडिंग के पैटर्न क्या है, बिल्कुल कौन कौन मौलाना कहाँ कहाँ बाहर जाता रहा है, उसके परिवार के क्या लोग जो है टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या नहीं। और ये तभी संभव हो पाया है जहां अभी वो केंद्र शासित राज्य के तौर पर अभी है, वो राज्य बन जाता तो नहीं हो। बात अब करते हैं, आपको ईरान की बात बताते हैं, फिर पाकिस्तान की बात बताएंगे, फिर अमेरिका की बात बताएंगे। अमेरिका के जो भारत में राजदूत नियुक्त हुए थे उन्होंने अब अपना कार्यभार संभाला और आते ही उन्होंने कहा ट्रंप और मोदी तो दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हैं। वो बात तो करेंगे आगे, लेकिन ईरान पे आपको, क्योंकि रोज अपडेट हम देते हैं क्या हो रहा है, समझने की बातें 2 हैं। पहले तो आप सब जानना चाहते हैं क्या ईरान में वाकई खामेनी सरकार जाएगी, तख्ता पलट होगा, ये जानता तो कोई नहीं है। अपना हमारा जो मेहमानों का आंकलन है वो आपको बता देंगे आज का भी। दूसरा जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये कि हम मतलब भारत जो है वो इससे खुश हो या ना हो, मतलब तख्ता पलट हो तो हमारे हक में है या खामेनी रहे तो हमारे हक में है। एक मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे इसमें बयान भी आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूं वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। 17-18 दिन हो चुके हैं, तेहरान समेत लगभग पूरे, अब तो ईरान में कोई शहर नहीं है ऐसा जहां पर प्रदर्शन ना चल रहा हो, और हिंसक प्रदर्शन है। अब तो संख्या हजारों में बताई जा रही है कि लोगों की मौतें हो गई हैं और वीडियोस आने लगे हैं सामने। छोटे छोटे बच्चों समेत हजारों लोग घायल हैं, मारे गए हैं। पूरा ईरान जल रहा है पूरी तरीके से। अस्पतालों के अंदर लाशों के अंबार लगे हुए हैं। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं और अब फांसी देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया और प्रदर्शनकारी बस अब किसी भी तरह अली खमेनी को कुर्सी से हटाने की जिद पर अड़ गए। विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, बिजली भी कई इलाकों में काट दी गई है। तो अब तस्वीरें आप देखते रहिए, मैं आपको एक एक करके पहले तस्वीरें बता दूं ईरान कैसा है। सिर्फ सड़कों पर सीमित नहीं है, लोग सीधे, जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं अब उनके घरों को टारगेट कर रहे हैं, बाहर निशान लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं आदमी क्या कर रहा है, ये पेंट कर रहा है, कुछ नारा लिख रहा है ताकि ये पहचान हो कि ये खामेनी समर्थक हैं,
ये इस सरकार के समर्थक हैं। मार्किंग शुरू हो गई है और किलिंग्स भी शुरू हो गई है। मतलब इस प्रदर्शन में शामिल कुछ हिंसक लोग अब उन लोगों को भी चुन चुन कर मार रहे हैं जो इस सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। और ईरान की मौजूदा सरकार प्रदर्शन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए जो करना पड़े वो कर रही है। गोलियां बरसाई जा रही है निहत्थे लोगों के ऊपर, सीधे लोगों को एम करके उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। खुलेआम हो रहा है इस वक्त ईरान की सड़कों के ऊपर। अब आप देखिए इसका नतीजा, जो तस्वीर अभी तक नहीं आई थी अब आने लगी। अस्पतालों में लाशें जमीन पर ऐसे पड़ी हैं, अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मॉर्चरी में तो जगह ही नहीं बची सर। सड़कों पे लाशें हैं, सड़कों पे लाशें, भला आप गिन नहीं सकते इतनी लाशें। और ये तो कुछ एक वीडियोस आए हैं, अंदर जगह नहीं है तो सड़कों पे रखी हुई हैं लाशें। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा वहां की हालात। ये देखिए कि कहाँ कोई हॉल है बड़ा सा, एक शेल्टर रूम के अंदर जो है वहां कितनी लाशें पड़ी हुई हैं। लोग चेहरे खोल खोल कर देख रहे हैं, इसमें कहाँ हमारा अपना तो नहीं है कोई इसके अंदर। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई की सेना ने पिछले सिर्फ 72 घंटों के अंदर 3000 से ज्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का नरसंहार कर दिया है। अब एक तस्वीर आपको मैं और दिखा देता हूं, इससे भी लोग डर नहीं रहे। ये एक तस्वीर का लाइए, देखिए। कोई और होता तो कहता है तो 70 के दशक का ईरान है, ये कल का ईरान है। लड़कियां हिजाब हटाकर वेस्टर्न ड्रेसेस में बाल खोलकर नाच रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं कि अब हमको मिलेगी आजादी। तो मुक्ति है। लोग बैल के झगड़े में बैल के झगड़ा में जो डाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है ये एक तरफा है, दोनों तरफ से हो रहा है। अब एक तरफ ये प्रदर्शनकारी नारे लगाते हैं खामेनेई मुर्दाबाद, डेथ टू खामेनेई। जैसे ही एक लड़की निकली सड़क पर, ये सड़क पर चली जा रही है और लोग घरों से नारे लगाते जा रहे हैं। किसके समर्थन में? शाह के समर्थन में, खामेनेई के खिलाफ। लेकिन अब देखिए दूसरा पक्ष। कल से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, अब इसको आप डिफेंसिव कहिए क्या, ईरान की सरकार के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। ये तेहरान के मेन स्क्वायर पर जाने वाली सड़कें हैं, मुख्य चौराहे पर, और सड़कें भरी हुई हैं खामेनेई के समर्थन में जो लोग जुटे हैं उनकी। ये बता रहे हैं, रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि सड़क पर आप जितने लोग देख रहे हैं सब खामेनेई के समर्थक हैं और नारे लग रहे हैं, लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या हुसैन, मतलब हम तुम्हारे साथ हैं खामेनेई। ये देखिए नीचे तस्वीर जो ये दिखा रहा है व्यक्ति। لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین ولی امر مسلم। अब ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद ये था कि समर्थक दोनों तरफ हैं। अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि इस तरफ के कितने और उस तरफ के कितने, लेकिन ऐसा नहीं है कि खामेनेई को चाहने वाले लोग भी ईरान में नहीं हैं। ये एक बात, ये दो बात हो गई है। अब आप देखिए इस पर पहले एक ट्रम्प की छोटी सी बात आपको सुना दूं। ट्रम्प जब तक इसमें कुछ करेंगे नहीं, मामले में दूसरा टर्न आएगा नहीं। अब ट्रम्प से यह सवाल हुआ कि क्या आप जो अपोजिशन है ईरान में, बेसिकली शाह जो है,
उसके समर्थन में हैं। वो आपको बताऊं, ये जो आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये ईरान की सरकार ने कल यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली 4 देशों के राजदूतों को तलब किया और उनको वीडियो दिखाए कि आप देखिए ये जिन हमारे खिलाफ जो लोग आपके देशों में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग हमारे देश में कैसे कैसे वायलेंस कर रहे हैं या आम लोगों को मार रहे हैं। तो ये यूरोप के एम्बेसडर्स को बुलाकर ईरान की सरकार ये बताना चाह रही थी कि हम नहीं हैं दमनकारी, ये लोग हैं हिंसा करने वाले। अब जो आपसे कह रहा था कि इसमें हमारा डिलेमा क्या है, अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कल एक पोस्ट किया और उन्होंने उसमें लिखा कि पहले इराक गया, अब ईरान नहीं जाना चाहिए। ये पोस्ट है, इराक हैज फॉलन, ईरान मस्ट नॉट, बोथ वर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। ये दोनों हमारे दोस्त थे। और उसमें उन्होंने लिखा कश्मीर पर भी दोनों मुद्दे, दोनों जो हैं हमारे साथ थे। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, जो है अपनी मतलब हमारी जो राष्ट्र की नीति के हिसाब से जो हमें ठीक लगे वो हमको सोचना चाहिए। अब ये बताएं सर, आप विजय जी पहले बताएं। देखिए, राष्ट्र की नीति से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने वीडियो हम लोगों ने चलाया है कि खामनेई के समर्थन में हजारों लोग हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। खामनेई के लिए हजारों लोग वहां पर समर्थन में हैं, इसलिए तो वो चल ही रहा है और समर्थन भी है और डर भी है, दोनों है। लेकिन मैं उसको समर्थन के तौर पर भी देखूं, मुद्दा वो है बड़ा कि जो उनके विरोध में आ गए लोग, यदि इसको मैं ये कहूं, अभी तो बहुत हजारों हजार लोग थोड़ी आवाज देखिए रखिएगा, हजारों हजार लोग ईरान में सड़कों पर खामनेई के खिलाफ आ गए। यदि समर्थकों से 1/10 लोग भी खामनेई के खिलाफ आते हैं तो भी एक बड़ा प्रदर्शन उसको माना जाना चाहिए खामनेई के खिलाफ। नहीं, वो तो है, हाँ। लेकिन अभी मतलब इसका कोई मायने नहीं है कि खामनेई के समर्थन में लोग खड़े, खामनेई के समर्थन तो है ही वहां पर, कोई ऐसा बड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह से ईरान की सड़कों पर लोग आ गए खामनेई के विरोध में, और बार बार फिर मैं कह रहा हूँ, ये खामनेई का विरोध नहीं, ये इस्लामिक जो कट्टरपंथ है, रिलीजियस जो मूवमेंट है, उसके खिलाफ लड़ाई। भारत सरकार ने कैसे रिएक्ट किया इस पर आप देख लीजिए। इतना कॉशियस जवाब था विक्रम मिस्री, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी, उनका ईरान पर सवाल हुआ, सुनिए जरा। Iran is concerned. I mean, it's a country that we have a very close relationship with. So we are watching the developments that are taking place there, the disturbances that one can see on the streets over there. We have a significant community of expatriate Indians and also students from India in Iran. Our embassy, despite the restrictions that are in place on information. तो विक्रम मिस्री साहब ने सिर्फ इतना कहा कि हम देख रहे हैं और ईरान एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, वेरी क्लोज रिलेशंस। यही बात कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, खुश मत होइए इससे। अच्छा, एक बात इसमें मैंने कल थोड़ा सा रिसर्च किया, बाकी सब इतिहास के जानकार हैं यहाँ पर। जो ये शाह, जो अब रजा शाह, जो इसके नायक बने हुए आंदोलन के, इनके पिता जब वहां पर थे, मतलब अली 1979 के रेवोल्यूशन से पहले, उससे पहले 65 और 71 की जंग में उस शाह ने हमारे खिलाफ काम किया था। इवन यहां तक मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जब यहां इंडियन एयरफोर्स हावी पड़ने लगी तो वो ईरान में जाकर उनके एयर बेसेस में अपने जहाज खड़े कर देते थे कि यहां भारत हमला नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये रियल पॉलिटिक है, डिप्लोमेसी ऐसी ही होती है कि वो शासन जो था ईरान के लोगों के लिए वो आज़ादी भरा होगा, हमारे लिए उस रिजीम के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो ये कि उस रिजीम के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उसके आधार पर आज बात करें तो ये तो एकदम ही मतलब आज के समय में तो ठीक ही नहीं, बड़े फैक्ट। लेकिन अच्छा है कि रजा शाह पहलवी के जो जिस वंश से आते हैं, उन्होंने 65-71 में भारत के खिलाफ काम किया। अच्छा, लेकिन सोच के देखिए, भारत में पता नहीं इस पे इस तरह से चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तालिबान से बड़े अच्छे रिश्ते हो जाएं, सोच के देखिए जरा, तालिबान से बड़े अच्छे रिश्ते हो जाएं, वो हमारे किस काम का है? कुछ हम वो क्या कहते हैं, काजू अखरोट और बादाम मंगा लेंगे, क्या करेंगे हम उनका? कौन सी फॉरेन पॉलिसी, कौन सी विदेश नीति, कौन सी आंतरिक नीति, कौन सी सुरक्षा नीति, कौन सी व्यापार नीति, कौन सा हम कल्चरल रिलेशन बना लेंगे? ईरान के साथ हम क्या बना पा रहे हैं भाई? 18-20 बिलियन डॉलर से हम 1 पॉइंट समथिंग पर आ गए हैं। तो जरा ये भी तो सोचिए, जो देश हमारे काम का ही नहीं है, मैं उसमें ईरान के लिए नहीं कह रहा हूं, ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो वो पब्लिक की वजह से, शासकों की वजह से रिश्ते नहीं अच्छे हैं। और
जब हम कह रहे हैं कि रिश्ते अच्छे हैं लेकिन हमारे सैंक्शन की वजह से हम ले नहीं सकते, हमारी स्थिति खराब है, ट्रंप ने जो 25% और लगाया है वो भी इधर भारी पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजीम चेंज मस्ट है। ये पहला भारत के हित के लिए। अब दूसरी वाली बात कर लेते हैं। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं, अरे भाई क्या आपको ईरान के लोग, अगर वो हमारा मित्र राष्ट्र है तो वहां की जनता कुचली जा रही है, वहां की महिलाओं को बोरी बंद करके रखा गया, वहां के लोगों के अधिकार नहीं है, वो पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया, ये अच्छा है क्या? ऐसा देश ठीक चलेगा क्या? आज काबुल से आपके संबंध अच्छे चाहते हैं ना आप? एक मिनट। क्योंकि वो पाकिस्तान पिसता है दोनों बीच में, आप चाहते हैं तालिबान वही रहे? विकल्प नहीं है, तालिबान सत्ता में है इसलिए हम अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन तालिबान जो वहां महिलाओं के साथ करता है, जो उसकी नीति है, उसको हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं और रखते। आज तालिबान के रिश्तों में बहुत फर्क है हमारे। ऐसा है कि ईरान के अंदर उनका ह्यूमन राइट्स का क्या वायलेशन हो रहा है, ईरान के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं है, हमारा वो कंसर्न नहीं है और हमारा कंसर्न रहना भी नहीं चाहिए। हम दुनिया के ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर खड़े नहीं हैं। हो बड़ी अच्छी बात है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी शर्त यही है। और ये भी बात सच्चाई है कि ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ पर रिजीम आया, खुमैनी का रिजीम आया, वह भी कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। 71 की लड़ाई में वो नहीं खड़ा था हमारे साथ, ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा था, 71 की लड़ाई में नहीं खड़ा था। 71 उसके बाद मैंने बताया उस वक्त तो शाह था वहां पे ना, 71 के बाद भी मैं कह रहा हूं, मैं दूसरी उसको ऐड कर रहा हूं कि OIC की जितनी मीटिंग्स हुई थी कश्मीर के मुद्दे पर, क्या ईरान हमारे साथ खड़ा था? अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं नहीं खड़ा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो बलग बोल रहे हैं। ये और बात है कि आज के दिन हमारे रिश्ते उसके बहुत अच्छे हैं और होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि उस पाकिस्तान के साथ रिश्ते उसके अच्छे नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वहां प्रोटेक्ट करें। अमेरिका कोई डेमोक्रेसी के लिए जिंदा नहीं है, ह्यूमन राइट्स के लिए जिंदा नहीं है। बेसिक सवाल पूछा ना, या तो नेशनल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल। नो, कोई प्रिंसिपल नहीं। आप प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर नेशनल इंटरेस्ट, फिर नेशनल इंटरेस्ट क्या है? दोनों पे वहां सत्ता परिवर्तन जरूरी है। नेशनल इंटरेस्ट, मैंने तो दोनों पे कहा। नेशनल इंटरेस्ट क्या? आप नेशनल इंटरेस्ट होगा कैसे अगर सरकार के साथ हम डील ही नहीं कर सकते हैं? राष्ट्र हित में और एक मानवता के आधार पर, एक प्रिंसिपल के आधार पर नहीं है ना, क्या वहां सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? मुझे लगता है दोनों दृष्टि से होना चाहिए, मानवता के आधार पर भी होना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट अगर पहले रहेगा, पहले तो नेशनल इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का हित अगर वहां से सदरा है तो भारत को उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां अगर डेमोक्रेसी आती है, जिस तरीके से ईरान की जनता लंबे समय से वहां पीस रही है, अगर वहां की जनता सड़क पर उतर रही है और अगर वो चाहती है कि भाई हमारा नेतृत्व परिवर्तन हो, वहां डेमोक्रेसी आए, हमारे राजा वापस लौट के आए, इस शासन के अधीन हम रहना नहीं चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनका हक है जनता का कि भाई अगर वो चाहती है तो भारत सरकार, हम कौन सा वहां किसी वो तो कभी हमने बांग्लादेश में भी नहीं किया सर, हम तो बांग्लादेश में भी नहीं गए जहां इतने हिंदू मारे गए, हमने वहां भी नहीं कहा कि भाई हिंदू को कैसे वहां पर हमला हो रहा है। मुझे लगता है कि लेकिन भारत का इंटरेस्ट अगर ईरान के साथ जुड़ा हुआ है तो भारत को अपना राष्ट्रीय हित पहले देखना चाहिए, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट में होगा ना सर, दोनों जुड़े हुए हैं, कोई भी दोनों चीजें जुड़ी हुई है। कल जाकर के एक मोहम्मद यूनुस जैसा सत्ता में वहां पर ईरान में बिठा दिया जाता है, कोई अमेरिकी पिट्ठू वहां पर आकर के बैठ जाता है, वह भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक होगा। हम मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम डेमोक्रेसी का हम वहां का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है करें, मैं आपको लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़े अपने घर में, बिल्कुल नहीं। एक लाइन जब तक सेठी जी का बयान आता है, भाई हम ये कहां करें, हम कौन सा ईरान की लड़ाई लड़ने या नहीं लड़ने जा रहे हैं? इराक के साथ हमारे रिश्ते इसलिए अच्छे थे कि नटवर सिंह की किताब पढ़िए, सद्दाम हुसैन ने क्या क्या नहीं किया भारत के लिए, जब दुनिया उनको तेल देने के लिए तैयार नहीं थी तो क्या किया। हम नेशनल इंटरेस्ट पर भी ईरान के साथ हैं और हम पर्सनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पे भी साथ हैं। इराक डिक्टेटर रेजिम था, डेमोक्रेटिक रेजिम नहीं था। मैं आपको दो बयान सुनाना चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट में कहा कि हम ट्रेड ही नहीं कर सकते तो ऐसे खामेनेई का क्या करेंगे हम? दो बयान में मैं वेट कर रहा हूं, बयान नहीं आ रहा, वो आ जाए ना तो मैं बहस खुल जाएगी सारी। आदिल राजा का बयान जल्दी दीजिए। एक पाकिस्तान का वो है रिटायर्ड आर्मी का आदमी, उसने आसिम मुनीर या पाकिस्तान ईरान में क्या चाहता है ये बताया है, ठीक? बिल्कुल। मुझे लगता है वो एक बार हमको पता चल जाए ना तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। वो बयान आइए दीजिए, जल्दी दीजिएगा। तब तक मैं आपको एक, अच्छा आ गया बयान, आ गया। अब आप सुनिए, ये पाकिस्तान क्या चाहता है ईरान में, ये सुनिए।
क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चाइना अमेरिका को ट्रंप को खुश करने के लिए पहली बात मुनीर कुछ भी करेगा, दूसरी बात ये वहां से जाएगा तो हम इससे सस्ता हम तेल खरीद पाएंगे, मेरा तेल का बिल कम होगा, दूसरा उसने ये कहा, और तीसरा चाइना और अमेरिका को साथ साथ डबल गेम तो वो हम कर ही रहे हैं। तो अभी तो ट्रंप के गुड बुक्स में रहना है ना, तो पाकिस्तान भी इसको चाह रहा है कि वहां पर सत्ता पर, और दूसरा ट्रंप कहां से हमला करेगा अगर करना होगा तो पाकिस्तान से नहीं करेगा। देखिए इनको क्या है, ये जिस एंगल से बता रहे हैं वो पाकिस्तान के एंगल से बता रहे हैं। हाँ। अरे भैया चाबहार पोर्ट हमारा सीधा इंटरेस्ट है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हम अमेरिकी सैंक्शन लगे हुए हैं, हमें भी तो तेल मिलेगा। हम ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदते थे, अभी हम सबसे नीचे आ गए। 90% ऑयल बाइंग चाइना कर रहा है। ईरान दोनों का दोस्त रह सकता है, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ठीक है। और जब इस तरह, और आप इसके आगे समझ लीजिए, मान लीजिए आज हम कहते हैं कि अमेरिका के लिहाज से हो गया, तो जब आईएसआई का चीफ वहां चाय पीने गया था वहां काबुल में, तब क्या हुआ था? तालिबान के साथ पलट गया ना मामला। तो डिप्लोमेसी तो किधर वेटेज है उससे तय होगा। हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट है भाई ईरान में, और हम इस तरह से उसको जलते हुए नहीं देख सकते हैं। खामेनेई अब उसमें सक्सेसफुल नहीं है कि हमारे इंटरेस्ट को सुरक्षित रखें। खामेनेई के रहते हुए जो ईरान पाकिस्तान जो भारत की जो गैस पाइपलाइन है वही नहीं चल रही, सारा प्रोजेक्ट बंद हुआ ना, वो तो खामेनेई के रहते बंद हुआ है। बांग्लादेश के प्रोजेक्ट में हमने कोई कम इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आज रिजीम चेंज हो गई तो हमारी हालत, वैसे वो भी यही कह रहे हैं ना कि रिजीम वही हालत, वही नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूं कि अभी क्या रिजीम चार बाहर के साथ आपके साथ खड़ा है, कल यदि अमेरिकन इंटरवेंशन होता है तो रहेगा। एक खबर बता के ब्रेक लेता हूं आप सर समीर जी। ट्रंप ने वैसे 25% और टैरिफ का ऐलान कर दिया। अब जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर 25% का एक्स्ट्रा और टैरिफ। हमारा ट्रेड $1.6 बिलियन का है अभी भी ईरान के साथ है, लेकिन मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन मैं बताऊं आपको, एक लाइन और बोल देता हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी और मौजूदा सरकार क्यों एक प्लेटफॉर्म है, उसके अलग कारण है। मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूं, कुछ थोड़ी शॉकिंग भी हैं और एक सेंस में नहीं भी, क्योंकि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हैं नजम सेठी, इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल पूरी तरीके से फेलियर है। खास तौर पर भारत को लेकर के ट्रंप भारत को अपनी बातें नहीं मनवा पाए, ना ये ऑपरेशन सिंदूर में, ना उसके बाद भारत को रोक पाए, ये उन्होंने साफ साफ कहा। फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में क्या अचीव कर लिया ये बताइए। वेनेजुएला में मादुरो को तो उठा के ले आए, फिर कहा हम वहाँ तेल निकालेंगे, वहाँ से तेल कंपनियों ने मना कर दिया, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ अभी भी वही रिजीम चल रही है। इसके अलावा यूक्रेन की लड़ाई वो रुकवा नहीं पाए। गाजा में जो सीज फायर उन्होंने कराया उसके बाद 500 लोग मारे जा चुके हैं, और उसके बाद जो राउंड 2 है जिसमें हमास के हथियार डलवाने हैं वो भी काम वो नहीं करवा पा रहे। फिर उन्होंने कहा कि इसमें वहां जो इंटरनेशनल फोर्स लगानी है वो काम भी ट्रंप नहीं करवा पाएंगे। तो ट्रंप, उनका कहना था, विल प्रूव टू बी अ टोटल फेलियर। अभी किसी को कुछ भी लगता हो, पाकिस्तान को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ट्रंप के साथ साथ चल रहे हैं, लंच खा के आ रहे हैं व्हाइट हाउस में, लेकिन ट्रंप का कार्यकाल एक बहुत बड़े फेलियर के तौर पर, नाकामयाब टर्म के तौर पर याद किया जाएगा, और ये इतना नुकसान करके जाएंगे अपनी पार्टी का कि इसके बाद कम से कम 8 साल रिपब्लिकन पार्टी का, यानी ट्रंप की पार्टी का, अमेरिका में सत्ता में लौटने का कोई चांस नहीं है। अरे ट्रंप साहब वो अभी अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझ। शहंशाह भी छोटा शब्द है, जिस तरीके से वो दुनिया पर रूल करना चाह रहे हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ग्रीनलैंड भी दे दो और ये भी दे दो। तो लेकिन इनका कहना ये है कि ट्रंप फेलियर। और समीर जी जो बात उन्होंने कही कि ना भारत को ये जंग में रोक पाए, ना अभी रोक पा रहे हैं, भारत को कोई कंट्रोल नहीं कर पाए जंग के दौरान। निश्चित रूप से। और अब तो सर्जियो गोर भारत आ गए, कल आकर उन्होंने 4 संभाल लिया, और सर्जियो गोर ने कहा कि भाई आज बिजनेस डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। तो मुझे लग रहा है अब सर्जियो गोर आ गए हैं तो कई चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि अब जो कम्युनिकेशन है भारत और अमेरिका के बीच में वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ट्रेड डील लंबे समय से रुकी हुई है। लेकिन अब ट्रंप इस बात को जानते हैं कि भाई किसी भी तरह के दबाव से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, तमाम तरह के टैरिफ लगा दिए, तमाम तरह की धमकी दे दी, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के बयान दे दिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो काम करने का तरीका है और देश हित को लेकर जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अब ट्रंप इस बात को समझ गए कि भाई भारत के साथ तो उन्हें कोई दादागिरी करने की जरूरत नहीं। इंडिया यूएस पे सर्जियो गोर का बयान सुना के अलग से बात, बिल्कुल। बट क्या ट्रंप वाकई में एक फेलियर है अभी तक? निश्चित रूप से। जिस अब अमेरिका की जनता मानने लगी इस बात को लेकर, अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ट्रंप को लेकर प्रशासन हो रहा है, समाचार पत्रों में जिस तरीके से लेकर उनको लेकर बयान आ रहे हैं, और अब तो मिड टर्म में उनकी परीक्षा हो जाएगी ना, 20 साल में मिड टर्म में भी कुछ महीनों में इलेक्शन हो रहे हैं, वो बता देगा कि ट्रंप कितने वहां पर सक्सेसफुल है।
पूरी दुनिया के अंदर ट्रम्प ने जिस तरीके से उथल पुथल मचा के रखी है टैरिफ को लेकर, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी टैरिफ लगाते हैं, वेनेजुएला में जिस तरीके से किया और अपने आप को वहां का राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे खुद बता रहे कि उसका चार्ज मेरे पास आ गया है, दूसरे देशों को जिस तरीके से धमका रहे हैं, अमेरिका की जनता भी इस बात को पसंद नहीं कर रही है और वक्त का इंतजार कर रही है कि अभी अमेरिका की जनता के हाथ में कुछ नहीं है। 4 साल बाद जब चुनाव होता तब उन्हें मौका मिलता है, मिड टर्म में मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है वो उस समय को इतना राजस्व दिलवा दिया, इतने टैरिफ से मैंने इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है तो अमेरिका कोई अमेरिका को भिखमंगा देश था क्या कि मतलब आप उसको कोई बिजनेस दिलवा दोगे तो अमेरिका की जनता खुश हो जाएगी? वो तो दुनिया को मदद करने वाली संस्था बनाने वाली अमेरिका रहा है और आज अमेरिका को आपने एक बिजनेस केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया। एक बिल्कुल नॉन मतलब क्या कहूं मैं प्रेजुडिस उसमें आप ट्रंप फेलियर है या नहीं, ये मत सोचिए कि हमारे उससे क्या संबंध है। नहीं, मैं इस रूप में सोच भी नहीं रहा हूँ। ट्रंप अमेरिका का जो नेतृत्व देना चाहिए था उस प्रकार से नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। जो अमेरिका की एक जिसे हम कहते हैं मिनिमल वैल्यू सिस्टम, उस मिनिमल वैल्यू सिस्टम को ही ट्रंप ने खत्म कर दिया है और यही कारण है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है वो बहुत नीचे जा रही है। और मजेदार बात है कि ओवरऑल पॉपुलैरिटी रेटिंग्स तो नीचे गई है, विद इन द रिपब्लिकन्स भी जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। जो लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ खड़े थे वो भी उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े। अभी आप बोलिएगा, मैं ट्रंप का ही दूसरा बयान, आगे एक बयान हमारे पास है वो जॉन बोल्टन पर जो बोला था इन्होंने, वो भी अभी सुना देते हैं आपको। ट्रंप ने एक बात कही, इनसे एक सवाल हुआ, इनके एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जॉन बोल्टन, मोटी मोटी मूंछों वाले, वो अब इनके खिलाफ बहुत बोलते हैं। इनके पिछले टर्म में इनके एनएसए हुआ करते थे वो, तो उनसे सवाल हुआ कि आपने उनकी सिक्योरिटी क्यों हटा ली? तो उन्होंने कहा बेवकूफ आदमी है ये, इसको कुछ नहीं आता था और सिक्योरिटी तो किसी को जीवन भर की नहीं मिलती, हमने हटा ली। तो मैं पूछा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं उनके लिए, तो आप ही ने इनको अपना एनएसए नियुक्त किया था। बोले बस उस वक्त ये चले आ रहे थे तो हमने भी लगा लिया था, लेकिन इस आदमी के कहने पर ओबामा ने सारी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। जॉन बोल्टन के कहने पे ओबामा ने सारे मुस्लिम जगत के अंदर जंग छेड़ दी, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, सब जगह जाकर के बम मारे। फिर इन्होंने एक ईमानदार बात कही कि हमने न जाने कितने मुसलमानों को मारा। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हमने न जाने कितने मुसलमानों को, कितने अरबों को मारा। ओबामा ने ऑर्डर दिया और ओबामा को सिखलाने वाला ये जॉन बोल्टन था। I think there was enough time. It's we take a job. You take a job, you want to do a job. We're not going to have security on people for the rest of their lives. Why should we? I thought he was a very dumb person, but I used him well because every time people saw me come into a meeting with John Bolton standing behind me, they thought that he'd attack them because he was a warmonger. He's the one that got us involved, along with Cheney and a couple of others, convinced Bush, which was a terrible decision, to blow up the Middle East. You know, we blew up the Middle East and we left. Then we got nothing out of it except a lot of death. We killed a lot of people, and John Bolton was one of those guys, a stupid guy. But no, you can't have that for life. मतलब ओबामा ने इन्होंने जॉर्ज बुश का नाम लिया और आगे इसमें उन्होंने कहा कि वी किल्ड सो मेनी मुस्लिम्स और अरब्स, ये उन्होंने नाम लिया। और ये बात सच है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग छेड़ी थी वो अमेरिका ने ही छेड़ी थी, ओबामा ने उसको और आगे बढ़ाया। सर ठीक बात। अच्छा, मुझे लगा हर्ष जी बोल रहे नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है, दो तरह से देखना चाहिए ट्रंप साहब को। एक तो ये कि जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पोजीशन और डेमोक्रेटिक एक कल्चरल जो व्यवहार था उसमें उन्होंने बहुत डेंट किया है, नुकसान पहुंचाया। लेकिन एज ए कंट्री उनका कोई नुकसान उन्होंने अमेरिका का उस तरह से नहीं किया। यदि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा मजबूती किया, टैरिफ से उन्होंने एक नई तरीके की पूरी की पूरी बिजनेस पॉलिसी और सारा काम किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी को बदला है, उससे अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं हुआ बड़े तौर पर, ठीक है। और ये आप समझिए 60s से 90s पर ये अभी जो आया है, 90s में जो अमेरिका था उससे पहले और अब कितना बड़ा बदलाव आया। अमेरिका में हुआ क्या, यदि हम अमेरिका को समझें, आप अमेरिका जाएंगे कि अमेरिका ने पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज ही डेवलप नहीं हुई है। वो तो सोचते थे पैसा इतना है, अमीर आदमी है, सब लोग बनाए, आप बनाइए, हम खरीद लेंगे, ये सारा काम करेंगे। अब ट्रंप साहब ने आके उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदल दिया, तो ये अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। आप मानते कि अपने देश के लिए इन्होंने कुछ गलत किया है? गलत नहीं किया, यदि उस तरह से देखें अमेरिका कमजोर नहीं हुआ। और इस एडमिशन को कैसे देखते हैं कि हमने इतने लोगों को मारा?
ये बड़ी बात है। ये तो वो किसी और रेफरेंस में भी बोल रहे हैं, हमने मारा उसको लेकर। और ट्रंप साहब को मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि यदि उस तरह से देखेंगे तो ट्रंप फेल नहीं है, वो अपने अलग तरीके से। अमेरिका की गुंडागिर्दी तो हमेशा ही चलती रही है। आप ये थोड़ी खुल के कर रहे हैं, ये खुल के कर रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी। नहीं, ये खुल के नहीं कर रहे हैं, बस इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। जब आप मुस्लिम कंट्रीज से लड़ रहे थे तो आपके साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन प्रोपेगेंडा, वो सब था, वो आपके पार्टनर थे। क्योंकि तब उनके साथ लेकर आप, जिसको कहते हैं ना कि जो एडवांस है सारी चीजों में, आप उसका लाभ ले रहे थे। अब आपको समझ में आया कि ये सब बोझ बन गए हैं। 66 संस्थाओं से निकलना हमें भारत के तौर पर लग सकता है, लेकिन उनको समझ में आया फंडिंग हम करें, सब कुछ हम करें, और ये लोग ज्ञान देने चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की जो स्थिति थी उसके बजट से लेकर, उनका सरकारी खर्च से लेकर, उनके तेल की गैसोलीन की कीमत से लेकर, अभी मैंने देखा $2.75 ये एवरेज गैस की कीमत हो गई वहां 47 राज्यों में। कमाल है। नेशनल हेल्थ मिशन ट्रंप ने चला दिया है। ट्रंप ने पिछले कुछ समय जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था वो रिवर्स हो गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बदल गया है। आप अपने देश के लिए जो कर रहे हैं वो वहां उनके पीछे खड़ा है, और इसीलिए वहां का विपक्ष उनके खिलाफ नहीं जा पा रहा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया। आप उस पॉलिटिक्स को समझेंगे तब आपको समझे। वो सऊदी इजराइल को मिलाते हैं, वो दुबई के वो शेख से अच्छे से मिलेंगे, वो कतर के शेख से अच्छे से मिलेंगे। उनको लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन वाला पूरा जो ये बंच था, ये अब उनके लिए बेकार हो चुके हैं। इनकी न पॉपुलेशन है, न मार्केट है, न इकोनॉमी है। ये सारा खेल कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। ये बात वो शेखों को खुश करने के लिए और पाप धोने के लिए कही कि पहले तो हमने बड़ा कत्ल। नहीं, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। ये वो बताएंगे कि हमारे सैनिक जाके वहां मर गए। ये सिर्फ इतना नहीं कहते हैं। ट्रंप ये तीसरी बार कह रहे हैं कि हमारे सैनिक बेवजह, वो पहले बाइडेन पर आरोप लगाते थे। वो पहले कहते थे कि हमारे जो विरोधी रहे वो कि बाइडेन पर खूब आरोप लगाया उन्होंने। और आप अगर ध्यान से देखें तो वो किसी मुस्लिम कंट्री से लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो कहीं नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आपको जरा एक जो मैं आपसे बात कर रहा था पाकिस्तान की, एक दो बातें सुनाता हूं। और ये थोड़ा सा इसमें कोई नया नहीं लगेगा आपको, लेकिन एक बड़ा फ्रैंक एडमिशन है इसके अंदर। ननम सेठी का एक स्टेटमेंट और है मेरे पास, वो आपको सुना रहा हूं। इन्होंने 2 बातें कही जिसमें एक सच है और एक झूठ है। सच यह है कि इन्होंने कहा कि देर सवेर पाकिस्तान पर यह दबाव आएगा कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन किसी इस्लामी मुल्क के साथ शेयर करें, यह हम पर दबाव आएगा। उसकी वजह उन्होंने बताया कि देखिए, जब तक इजराइल है तो इजराइल तो शांति से नहीं बैठेगा, उससे अरब मुल्क भी डरा रहेगा, हमें भी कॉशियस रहने की जरूरत पड़ेगी। तो हमसे लोग चाहते तो हैं कि हम उसको ये हथियार दे दें, लेकिन हम तब तक नहीं दे सकते जब तक अमेरिका है, जब तक अमेरिका हमारे साथ है। तो एक दिन जैसे ही ट्रंप का आपसे मन रूठा, खट्टा हो गया, फिर ये अरब वर्ल्ड आपसे मांगेगा कि अब लाओ हथियार हमारा। पैसे तो हमने ही दिए थे बनाने के लिए, अब ये हमें वापस करो। अब ये था झूठ कि हमने कभी नहीं कहा कि ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। दोनों बातें कह रहे हैं कि हमको देर सवेर देना तो पड़ेगा किसी इस्लामिक कंट्री को, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि इस्लामी बॉम्ब है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है, ये बात ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे पास इस्लामिक बम है, हम इस्लामिक बम तैयार कर रहे हैं, और उसके हाईएस्ट जिसके पोजीशन से ये बात तो कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इसकी घोषणा नहीं की है। पाकिस्तान ने इसकी घोषणा विधिवत की है कि हमारे पास इस्लामिक ये हमारा एटम बम इज एन इस्लामिक बम। वो तो OIC का और वो सारे इस्लामिक देशों बिल्कुल। तो अब ये और दूसरी बात कह रहे हैं कि दूसरी बात है आएगा शेयर करने का। ऐसे ये दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी शेयर करने का, चूंकि आपने पैसा दे दिया था तो दे दिया था। पैसा देने से तो कोई जरूरी थोड़े है कि हम आपको टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। आपने उस समय पैसा दी, मदद किया था कि हमको टेक्नोलॉजी खरीदना है, और टेक्नोलॉजी कोई पाकिस्तान ने अपने यहाँ तो डेवलप किया नहीं है, उसने तो टेक्नोलॉजी चुराया है। उस टेक्नोलॉजी को चुराने में पैसा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज से है। रईस जो संपन्न इस्लामिक कंट्रीज है वहां से पैसा आया। अब वो कह रहे हैं, इनका डर ये है कि एक बार यदि ट्रंप चले जाते हैं तो इन कंट्रीज का दबाव इस पर हमारे ऊपर रहेगा कि भाई हमारे पास बम दो। मुझे नहीं लगता है कि ये अब तो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो हुआ है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, सऊदी वाला पैक्ट जो है अब आगे थोड़ा सा बढ़ रहा है। टर्की इसमें शामिल होने जा रहा है, टर्की में भी बात हो रहा है। और यदि ये होता है तो एक प्रकार से नया इस्लामिक गठबंधन खड़ा हो रहा है, जो आने वाले दिनों में ये सब सारी, ऐसा तो है नहीं कि ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जा सकती है, ये टेक्नोलॉजी शेयर की जा सकती है। रियल खतरा है ना? है खतरा, बिल्कुल खतरा है। और देशों में बटे ये पाकिस्तान का बम। आगे आप अगला बयान आप सुनिए। ये हामिद मीर जो इनके जर्नलिस्ट हैं वो एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे, बड़े रीसेंट घटना एक बता रहे थे। रीसेंट मतलब हमारे रीसेंट घटना का उसमें जिक्र है, बात पुरानी इमरान खान के ज़माने की। ये जो इनके एयरफोर्स के चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू, जिनको अभी एक्सटेंशन मिल गया, वो भी रो के, जब वो रोए जाके
कि भाई मुझे भी तो दो, लड़ाई तो मैंने लड़ी एयरफोर्स ने, तुमने उसको तो बना दिया आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल, मुझे क्या मिला? तो इनको भी एक्सटेंशन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि 3 लोग थे जब एयरफोर्स चीफ को नियुक्त करना था, 3 कैंडिडेट थे, हामिद मीर बता रहे हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान ने 3 लोगों के इंटरव्यू लिए। ये अपने आप में पहली बात है कि कैसे इंस्टीट्यूशन है ये कि प्राइम मिनिस्टर एयरफोर्स चीफ को अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यू ले रहा है, प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू ले रहा है। अरे एक प्रोसीजर होता है जिससे सीनियरिटी में कुछ तो एक सिस्टम होता है जिससे आदमी कोई चीफ बनता है। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने 3 लोगों के इंटरव्यू लिए थे, उसमें से ज़हीर बाबर सिद्धू को सिलेक्ट किया और कहा कि आप वायुसेना के प्रमुख होंगे। तो पूछा भी क्यों उन्हीं को सिलेक्ट किया? उन्होंने कहा उन दोनों की बहुत सी बातें मेल खाती थी। तो क्या बातें मेल खाती थी? उन्होंने कहा ज़हीर बाबर सिद्धू बहुत रिलीजियस आदमी है। फिर उन्होंने आगे उसके बाद जो मैं आपसे कह रहा था रिसेंट बात बताई, बोले अभी जो ये जंग हुई इंडिया के साथ, पूरे टाइम ज़हीर बाबर सिद्धू माला फेरते थे। मैं नहीं कह रहा, सुनिए। इमरान खान ने ज़हीर बाबर सिद्धू का खुद इंटरव्यू किया था और इनके अलावा 2 और लोगों का भी इंटरव्यू किया था। अच्छा। तीनों के इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने ज़हीर बाबर सिद्धू को कहा कि आप एयर चीफ होंगे। क्या रीजन है भाई? ये इमरान खान से पूछें आप जाके डेला जेल, अगर आपको इजाज़त मिल जाए मुलाकात की। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इनको, मेरा ख्याल है कि इसलिए इनको सिलेक्ट किया कि इनके ख्यालात थे ना, जो जाहिर बात है ये कुछ सियासी ख्यालात की बात तो नहीं कर रहा, जी जी जी, बाकी जो इनके ख्यालात थे उनको लगा कि ये बड़ा एक रिलीजियस आदमी है और अल्लाह पे बड़ा यकीन है, ठीक है ना। तो जो लोग ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को जानते हैं उनको पता है वो अपनी बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश नहीं करते, लेकिन वो ये जंग के दिनों में भी हाथ में तस्बीह होती थी। तो इसमें आपको पाकिस्तान समझने की 2-3 बातें हैं। एयर चीफ का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू लेके कर रहा है और ये देख रहा है कि ये बड़ा धार्मिक आदमी है तो इनको अपॉइंटमेंट करा दो। और ये मतलब, और जंग के दौरान वो एयर चीफ की क्या हालत थी उन्होंने ये भी बता दी कि भाई, जो बाद में आसिम मुनीर ने भी बोला कि मदद तो ऊपर से आई थी। बिल्कुल। अब देखिए, अब इमरान खान वो बता रहे हैं कि 3 लोगों के इंटरव्यू लिए थे और फिर वो उन्हें लगा कि ये धार्मिक ज़्यादा है। तो धार्मिक तो सब रहेंगे वहाँ, ऐसा तो कोई नहीं कि जो अल्लाह को ना मानता हो धार्मिक नहीं है उसको बना देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा कारण ये भी रहा है, अभी जो इनको एक्सटेंशन मिला है उसका कारण ये भी रहा है कि आसिम मुनीर ने भी उनकी रिकमेंडेशन किया, आसिम मुनीर के भी वो करीबी रहे और इसलिए उतने लंबे समय तक एयरफोर्स के प्रमुख बने रहते हैं। और ठीक है, पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा मतलब एक मजाक है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब सेना प्रमुखों के बना रहे हैं, जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही है, इतनी बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी आसिम मुनीर को आप प्रमोट कर रहे हो, संविधान में 17वां 27वां संशोधन आप कर रहे हो, आसिम मुनीर को सर्वोच्च पद दे रहे हो। ये भी बता रहे हैं इमरान खान गए क्यों गए, इसलिए तो इसमें यह भी पता चलता है कि इमरान खान सेना के मामलों में अब कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। निश्चित रूप से वो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि ये कारण रहा था और उन्होंने सेना की दखलंदाजी को, सरकार के काम में दखलंदाजी मानने से मना कर दिया था। सेना प्रमुख चाहते थे कि भाई सरकार हमारे हिसाब से चले, इमरान खान ने कहा भाई डेमोक्रेटिक रूप से मैं चुनाव आदमी हूं, सरकार मेरे हिसाब से चलेगी। यही लड़ाई की वजह और इमरान खान को जाना पड़ा। आज वही नवाज शरीफ भुगत रहे, दोनों शहबाज शरीफ भुगत रहे इस बात को कि मुनीर को इतनी उन्होंने ताकत दे दी। अब एक और बड़ी हमारे लिए अहम खबर है, अमेरिका ने भारत में जो अपने राजदूत अपॉइंट किए थे उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया था। तो सर्जियो गौर, ये बड़े करीबी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मतलब ऐसा कहा जाता है ही हैज डोनाल्ड ट्रंप्स ईयर, कि जो बोलते हैं सुनते हैं वो। तो इनको अपॉइंट किया गया था, तब भी ये हुआ था कि इसका मतलब ट्रंप भारत को बड़े खास नजरिए से देखते हैं, इसलिए अपने भरोसेमंद आदमी को भेजा। तो इन्होंने कल ज्वाइन करते हुए ये कहा कि मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के लिए भारत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई और देश नहीं है, इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि मैं ट्रंप के साथ पूरी दुनिया घुमा हूं और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ट्रंप और मोदी सच्चे मायनों में दोस्त हैं, वो सच्चे दोस्त हैं। दोस्तों के पीछे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद भुलाए भी जा सकते हैं और आगे भी बढ़ा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा ट्रेड डील भी होगी आज ही, उन्होंने कहा था, कल बोल रहे थे तो टुमारो शब्द इस्तेमाल किया था। आज भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का अगला दौर बातचीत का जो है वो होने जा रहा है और बहुत जल्द हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे। सुने थे। When President Trump asked me to come here, I was thrilled. I remember President Trump remembers his last visit here. I was with the president last week, and as we had dinner right after New Year's, he recounted his incredible experience visiting here and also his great friendship with the great Prime Minister of India, Prime Minister Modi. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line,
but we are determined to get there. And while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas, such as security, counterterrorism, energy, technology, education, and health. अब इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि ट्रंप और मोदी अभी भी दोस्त हैं, पहली बात। फिर उन्होंने कहा भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इन्होंने इसमें वो बयान आगे एक और दिया कि हम इनवाइट करते हैं भारत को, पैक्स सिलिका एक अलायंस बना है जिसके अंदर जापान, साउथ कोरिया, यूके, इस टाइप की कंट्रीज हैं, हम उसमें इंडिया को इनवाइट करने वाले हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। तो पैक्स सिलिका क्या है, इस पर मैं अभी अलग से बात करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इनके बयानों से क्या समझे आप? ट्रेड डील, ट्रंप मोदी रिश्ते, इंडिया यूएस कहाँ है अभी? देखिए, इसके दो हिस्से। एक हिस्सा तो ये कि वो हाई यहाँ पर एम्बेसडर बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, तो एक हिस्सा फॉर्मल है। कोई भी हाई मतलब एम्बेसडर बनेगा किसी देश में आके तो वो बेहतर रिश्तों की बात करेगा। लेकिन उनके लिए हमने जब भी चर्चा की थी, जब उनका नाम आया था सर्जियो गोरकार, कि वो ट्रंप के सबसे खास लोगों में से एक हैं, तो यदि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्तों में थोड़ी बहुत दूरी बनी है, खटास बनी है, उसको दूर कर सकते हैं, तो सर्जियो गोर की मदद उसमें हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और मुझे लगता है कि मैं आज भी मान रहा हूँ कि ये टैरिफ डील इतना आसान काम नहीं है, लेकिन सर्जियो गोर हमारे लिए एक मदद के लिए, सेतु के लिए, ब्रिज के तौर पर काम में आ सकते हैं, और उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन कोई नुकसान इससे होगा सर्जियो गोर से मुझे नहीं लगता। ट्रेड डील जल्दी होगी, मोदी ट्रंप अभी भी दोस्त है, और पैक्स सिलिका क्या है? नहीं, देखिए, दोस्त तो कतई नहीं है। और पैक्सिली पे ही पहले बात करते, देखिए इसको इस तरह से भी समझिए कि अमेरिका को ये बहुत अच्छे से पता है कि उसको कहां कौन सा दांव लगाना है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में, और एक तरह से कहें जो एडवांस टेक्नोलॉजी का वर्ड है, तो उसमें भारत के साथ अमेरिका अपनी जो सप्लाई, वर्ल्ड सप्लाई चेन, जिसको बार बार हम कहते हैं ना कि भाई चाइना उसको इंटरप्ट कर सकता है, चाइना सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए ये नया इनिशिएटिव है जो यूएस लेड है, और उसमें भारत शामिल है। नंबर 1। नंबर 2, जब सर्जियो गोर ये कह रहे हैं कि देखिए वो दोस्त अभी भी हैं, सहमति असहमति, तो भारत वालों के लिए मैं कहता हूं दोस्त नहीं है, ये गलतफहमी मत रही है। लेकिन हां, ये जो सहमति असहमति है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप के ऊपर भी दबाव है कि ट्रेड डील जल्दी से जल्दी क्लोज कीजिए, और सर्जियो गोर के लिए यही तो बैज होगा, और उनको मिलेगा क्या? जल्दी हो जाएगी, कराना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता नहीं। अंतिम खबर आज की, पर भारत जो है ना एक बड़ी समिट अभी कर रहा है फरवरी में जी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है, किससे मिलने? बीजेपी से मिलने के लिए। ये मुलाकात दिल्ली के अंदर होनी है और हो गई है दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में। भारत में चीनी राजदूत भी सीपीसी के इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए थे, और दोनों पार्टीज के बीच इंटर पार्टी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने पर चर्चा जो है वो की गई है। और इसको आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि चाइना के लिए आपने इन्वेस्टमेंट के और वो सबके दरवाजे दोबारा खोले हैं, कंपनियों के लिए फ्लाइट्स चालू हुई हैं, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, बॉर्डर पर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, इस सब के बीच ये मुलाकात हो रही है। प्रोफेसर, ये अच्छी बात है, दो पार्टियों के बीच में यदि खुले आकाश के नीचे यदि बातचीत चल रही है। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी वाली मीटिंग नहीं है, और न ही राहुल गांधी जैसी कांग्रेस पार्टी की जैसी कोई समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, न ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया के उन प्रगतिशील ताकतों के साथ खड़ी होकर के एक अंडर जिसको कहता है ना अंडरबेली एक समझौता करके बैठे हुए हैं। कुछ ढका छुपा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी पार्टी बहुत बैड ऑप्टिक्स है, बहुत बैड टाइमिंग है, बैड ऑप्टिक्स है इस वक्त होने का कोई वजह नहीं। और कौन रणनीतिकार इस वक्त ये मीटिंग कर रहे थे, ये भी बड़ा। चलिए सर, आपका मन करेगा तो कल फिर बात कर लेंगे इस पे। नहीं बात नहीं मेरा कहना है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तो संबंध होते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। समीर जी, विजय जी, यशवंत जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज कहानी कुर्सी में इतना ही।